जोहार जोहार बंदना जी, जोहार। जिंदाबाद। क्या हाल चाल है? आप लोग तो बढ़िया है। एकदम ईद का चांद हो गए हैं, दिखाइए नहीं देते हैं। क्या आप लोग दिल्ली से क्या क्या करवा दिए आप, मैं तो अब दिल्ली की भी नहीं, अब तो मैं तो नोएडा की हो गई हूँ, लॉकडाउन में फंसी रहती हूँ। है ना? हाँ, अब घर बैठे हाँ। बैठे बस यही सब। नहीं, वही सोचना जी ने कहा कि यार इससे इसके तो बात भी नहीं हो पाया है, हम्म। तो अच्छा हो जाएगा। कम से कम हम लोग, हमारे बहुत सारे साथी काम करते रहते हैं, हाँ। और इस लॉकडाउन में भी हम लोग काम करते रहे गांव में, लेकिन बहुत लोग को थोड़ा डर भय रहता है। हाँ। तो क्या है कि यहाँ गांव में तो उतना परेशानी नहीं रहता है, शहर में हम्म। तो थोड़ा दिक्कत है, लेकिन गांव में हम लोग काम करते रहे अपना, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए। हम्म। बहुत साथी लोग थोड़ा परेशान भी रहते हैं, तो वही सोचे कि हम्म। अच्छा होगा इस मीटिंग से। हाँ, परेशानी भी है और कंफ्यूजन भी है, थोड़ा डाउट भी है। हाँ हाँ ये सब चीज है। मेरा भी क्लिनिक शुरू हो गया है वैसे, मैं भी मरीज देख रही हूँ। हाँ, हाँ हाँ इसी हफ्ते में हाँ ये सब भी शुरू हो गया है। जी। पर हाँ, अभी छत्तीसगढ़ आने का तो, कहीं भी जाने का अभी सवाल नहीं उठ रहा है लगता है। हाँ हाँ हाँ, मुश्किल होगा। क्या करें, शुरू करें? मुझे लगता है थोड़ा सा, और क्योंकि इंतजार कर ले थोड़ा। हाँ। इतना फास्ट हमारे लोग नहीं चल पाते हैं। हम्म। बस तो 5 मिनट, 5-7 मिनट तो। तो तब तक एक ही कोई गाना गा सकता है। हाँ, गाना गा सकता है, अपने बारे में बता सकता लेकिन जूम पे इकट्ठा गाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए बोल रही हूँ कि एक ही किसी को नियुक्त, जो चाहे वॉलंटियर कोई कर सकते हैं, एक गाना कोई छत्तीसगढ़ी में। है। चलिए कौन गाएगा? वॉलंटियर करिए, कौन गाएगा? बोलिए ना। एलिशाबा जी, हाँ, कोई किसी का नाम ले गाइए लो। गाइए, हाँ चलिए। हाँ, चलिए। बढ़िया, सुबह सुबह। चलिए। शुरू कर रहे हैं एलिशाबा। किसका किसका नाम ली? एलिशाबा। अच्छा, चलिए। मन में दीप जलाते, हे प्रभु जलाते, मन में दीप जलाते, हे प्रभु दिल में ज्योति जलाते, की ज्योति मेरे मन में, प्रेम ज्योति मेरे मन में दीप जला दे, हे प्रभु दिल में ज्योति जला दे, मन में दीप। ये उनको अनम्यूट कर दो। हाँ। बहुत बढ़िया। ये गाना आप लोग बहुत गाते हैं ना, मैं तो इसको कई बार सुनी हूँ। जी हाँ। हाँ, संगीता भी है। एक मिनट। हाँ, एक और गाना करें क्या? हाँ, बस्तर तरफ से कोई करिए। मकसूदन। हाँ जी, जोहार सबको। आवाज नहीं आ रहा है। आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, उसमें जिनका कनेक्शन का थोड़ा प्रॉब्लम है, आप लोग जी अपना वीडियो अगर बंद करेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। जी।
आवाज नहीं आ रहा है। हम लोग को आपका आवाज आ रहा है, लेकिन थोड़ा कटा कटा है, लेकिन आ रहा है। जी जी, नेटवर्क नहीं है हमारे। नेटवर्क नहीं का अभी सभी ठीक जगह आ रहा है मकसूदन। आप जी गा शुरू दीजिए। करिए। हाँ, गाना तो नहीं है, तैयारी करता है। अच्छा। कोई और जिसका तैयारी हो, जो सदा तैयार रहता है, तत्पर एकदम। कौन तो बोला? सुदर्शना, एक और मुर्गा पकड़ो। हाँ अरे खुद ही बोलिए ना। चलिए चंद्रकांत आपके यहाँ से? अच्छा ठीक है। सरगुजा जिला से कोई? नहीं, मोनिका जी कुछ गाएंगे? नमस्ते मैम। नमस्ते। नमस्ते। गाइए ना कुछ बढ़िया गाना? जोरदार वाला, ताली वाला। हाँ, फिर हम तुरंत शुरू करेंगे उसके बाद। आवाज नहीं आ रही। एक है, छोटा सा गा दे रही हूँ। हाँ गाइए। आ गया। हाँ 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 थैंक यू। माइक बना दो। शुरू करिए। जागो रे जाग उठो मेरे जवानो, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों, जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों, बच्चों की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों, बच्चों की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों, जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों, जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों, लोगों की सेवा में जगो मेरे जवानों, जागो मेरे युवा साथियों, लोगों की सेवा में जगो मेरे जवानों, जगो मेरे युवा साथियों, जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों, जागो रे जाग उठो मेरे जवानों, जागो रे जाग उठो मेरे युवा साथियों। बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको अभी आता होगा वो ये रिएक्शन में इस तरह से। जी हाँ, अभी बच्चे भी सीख गए हैं धीरे धीरे ऐसा करना।
हाँ, जी तो अभी हम शुरू कर देते हैं। अभी 55 साथी जुड़े हैं और कई साथियों के साथ और लोग जुड़े हुए हैं। तो हम इस वेबिनार में आप सबका स्वागत करते हैं। ये जो है ये पब्लिक हेल्थ रिसोर्स नेटवर्क और ऑक्सफैम इंडिया के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। शुरू करने से पहले मैं कुछ कुछ नियम थोड़ा सा बता दूं इसका, कि एक तो आपसे अनुरोध है कि आप अपना जो है वॉल्यूम जो है म्यूट पे रखेंगे, है ना, ऑडियो म्यूट पे रखे सभी साथी। और वीडियो भी अगर आपको लगता है कि आपका कनेक्शन खराब है तो वीडियो भी आप बंद करके रखें, लेकिन सभी साथी जरा म्यूट करें। अभी भी कई साथी नहीं म्यूट किए हुए हैं। तो शकुंतला कुजूर जी म्यूट कर दीजिए आप अपना, ठीक है। और आशीष, कुसुम दास, उसमें लेकिन शायद आप लोगों को मतलब बोलने के लिए नहीं मौका हो पाएगा, तो आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आप में से कई लोगों से हमने पहले से भी प्रश्न पूछे हुए हैं, तो वो हम पूछेंगे। और एक आपसे अप्रूवल लेना था कि हम लोग इस वेबिनार का रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, उसमें किसी को ऐतराज तो नहीं है। तो क्योंकि इसका रिकॉर्डिंग करके बाद में भी हम आप लोग को भेज सकते हैं और आप बाद में भी सुन सकते हैं, बाकी लोगों को भी सुना सकते हैं। तो मैं आज जो हमारा वेबिनार है, ये हमारी चर्चा है, वो कोविड के समय में हम अपनी बचाव और अपने समुदाय की बचाव कैसे करें, उसके ऊपर है। ये एक पूरा वेबिनार सीरीज हम मतलब ये पहली वेबिनार है, ये पहली चर्चा है इस कड़ी में। आगे भी हम और चर्चाएं करेंगे। आज का मेन ये चर्चा हम करना चाहेंगे क्योंकि डॉक्टर वंदना प्रसाद है हमारे साथ और आप में से कई लोग उनसे मिले होंगे। तो एक जो सामुदायिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं और खुद एक बच्चों के डॉक्टर भी हैं और कई सालों से जो है हम लोग के साथ और समुदायों के साथ स्वास्थ्य के ऊपर और पब्लिक हेल्थ के ऊपर काम करते हुए आए हैं। रोमानिया स्थल को म्यूट कर दीजिए। जी मैडम, आप अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज, सभी साथी अपना म्यूट कर दीजिए। हाँ, थैंक यू। इस जो महामारी के समय हम सभी लोग के मन में जो प्रश्न है इस बीमारी के बारे में, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे और मतलब और करेंगे ये समझने की कि हम कैसे अपने समुदाय में काम अपना जारी रख सकते हैं और जो भी आपके मन में आशंकाएं हैं इस बीमारी के बारे में उसको स्पष्ट करने की हम कोशिश करेंगे। तो मैं फिर से डॉक्टर वंदना प्रसाद को बहुत स्वागत करती हूँ और आप कुछ बोलना चाहेंगी या फिर चर्चा में हम शुरू? सबको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया। मैं बहुत ही हमेशा ही छत्तीसगढ़ी लोगों से मिलकर बहुत आनंदित महसूस करती हूँ और बहुत लंबा समय भी हो गया है, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। तो सबसे पहले वंदना आपसे पूछना चाहेंगे कि आप थोड़ा सा बताएं कि ये जो कोविड ये जो बीमारी है, ये बीमारी क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है और ये जो है कैसे फैल रहा है या कैसे ये फैलता है? हाँ सुलक्षणा, तो बहुत सी जानकारियां तो आप लोगों में होंगी ही क्योंकि अखबारों में और रेडियो में और जगह जगह मतलब बातें फैली हुई हैं। उनमें से कुछ बातें सही हैं, कुछ बातें सही नहीं भी हैं। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि जो
मतलब इसकी जो बेसिक जानकारी है, जो एक न्यूनतम समझ हमको होनी चाहिए, वो हम सब में एकदम स्पष्ट हो, और जो भ्रम है इसको लेकर जो भ्रम फैल रहे हैं वो भी हम हटा सकें। तो शुरू करने से पहले मतलब मैं 2 चीजें जरूर कहना चाहूंगी कि एक तो है कि हमें वो राह ढूंढनी है कि जो हमें लापरवाही भी हम ना बरतें और हम घबराए भी ना। हमें एक बीच की राह पकड़नी है, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसमें ना तो हमें लापरवाही हम बरत सकते हैं, ना ही हमें कोई घबराने का कारण है। तो ये बात बहुत मतलब हमको इसकी बहुत गांठ बांधने की जरूरत है कि ना लापरवाही बरतने वाला मामला है और ना ही बहुत घबरा के एकदम मतलब स्थगित हो जाने वाला मामला है। ये दोनों में से ही कुछ नहीं है, ये कहीं बीच की चीज है। दूसरी चीज जो समझना बहुत जरूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखेंगे तो समाज सुरक्षित रहेगा, हम समाज को सुरक्षित रखेंगे तो ही हम सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए हमारा दायित्व जो है वो 2 तरीके का है, ये दायित्व अलग नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि हम ऐसा कुछ हमारा चलन ऐसा हो कि उससे दूसरों को रिस्क फैले, क्योंकि अगर दूसरों को रिस्क बनता है तो हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते। और दूसरी बात, ऐसा भी चलन ना हो कि हमको रिस्क हो, क्योंकि हमको रिस्क बनता है तो दूसरों में भी ये फैलेगा। तो दोनों ही तरीके से वो गलत पड़ता है। ये बहुत ही मतलब साफ है, ये बहुत अब हमको समझ में आ गया है कि हमको ये दोनों ही तरीके से देखना है कि ना तो लापरवाही ना ही घबराहट, ना केवल अपना सोचना ना केवल समाज का सोचना, क्योंकि समाज और अपना दोनों का साथ साथ लेके चलेंगे तभी ये बीमारी निपटेगी। अब ये बीमारी है क्या? तो साथियों एक तरीके से ये पूरे सृष्टि में, पूरे विश्व में ये मनुष्य के लिए ये एक नई बीमारी है, जो 2019 से पहले मनुष्य जाति इसको बीमारी को नहीं जानती थी, इसीलिए इसको नोवेल कोरोना वायरस या नया कोरोना वायरस इसका नाम दिया गया है ना। और ये फैलती है एक वीराणु से, मतलब कीटाणु का भी एक टाइप होता है वीराणु, जो बहुत ही छोटा सूक्ष्म होता है, आंखों से दिखाई नहीं देता। अब ये फैलता कैसे है उसको समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो हम सब बताते हैं वो इसी पे निर्भर करता है कि ये हम अच्छे से समझ लें कि ये फैलता कैसे, और इसमें बहुत भ्रम भी है, बहुत नासमझी भी है। तो सबसे पहली बात घर करने की ये है कि इसका फैलाव हमारे बॉडी में ये 3 ही दरवाजों से अंदर आ सकता है, केवल 3 दरवाजे हैं। वो क्या है? आंख, नाक और मुंह। ठीक है ना? कोई चौथा दरवाजा नहीं है अंदर आने के लिए। आंख, नाक और मुंह। मैं बताऊंगी कि ये दरवाजे कैसे काम करते हैं। इसकी एक ही गाड़ी है हम तक पहुंचने की, एक ही गाड़ी है, वो है बीमार इंसान की निकली हुई थूक के अंदर वो बैठा रहता है और उस थूक के द्वारा वो फैलता है। तो एक ही गाड़ी है। गाड़ी के 2 रास्ते हो सकते हैं हम तक पहुंचने के। किस दरवाजे तक पहुंचने के? आंख, नाक और मुंह तक पहुंचने के गाड़ी एक ही है, थूक के कण, थूक के छोटे छोटे कण जो आंखों से कभी कभी दिखाई भी नहीं देते हैं। तो फैलाव के 2 ही रास्ते हैं। एक रास्ता है कि हम इतने करीब हैं किसी के कि जो बीमार है वो सांस ले रहा है, जोर से सांस ले रहा है, या तो छींक रहा है या खांस रहा है, तो उसके मुंह से या नाक से निकली हुई जो सांस है वो सीधे सीधे हमारे अंदर जा रही है, क्योंकि हम पास खड़े हुए हैं। अगर दूर खड़े हुए होते तो वो थूक का कण हम तक नहीं पहुंच पाता था, है ना। अगर हम पास खड़े हुए हैं तो डायरेक्टली, जैसे सुलक्षणा और मैं आसपास खड़े हुए हैं आमने सामने, सुलक्षणा है पॉजिटिव, उसको छींक आई और वही सांस जो उसने बाहर फेंकी है वही सांस मेरे अंदर चली गई तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता क्या है कि सुलक्षणा पॉजिटिव है या मैं पॉजिटिव हूँ, मुझे खांसी आई, छींक आई, मेरे आसपास कोई नहीं था, वो छींक या खांसी में जो निकले हुए थूक के कण थे, क्यों? क्योंकि गाड़ी तो एक ही है ना, थूक के कण, वो कहीं जाके किसी सतह पे गिर गए, टेबल पे गिर गए, लैपटॉप पे गिर गए, फोन पे गिर गए और वो वहां पड़े रह गए। मैं भी चली गई लेकिन वो टेबल वहां रह गया। कोई और आया, संगीता आई, उसने उस टेबल पे अपना हाथ रखा और हाथ से फिर अपने मुंह में, दांत में कुछ खोदने लगी या नाक खोदने लगी या आंख को मलने लगी, तो वो छोटे छोटे सूक्ष्म थूक के कण उस टेबल से हटके मेरे हाथ के द्वारा मेरे फिर वो इन दरवाजों तक पहुंच गए, आंख, नाक और मुंह। ठीक है, यही 2 तरीके हैं। अब अगर हम इतना समझ गए तो फिर ये बातें समझ में आ जाती हैं कि इसके बचाव के वो जो 4 चीजें हम बोलते हैं, 4 चीजें,
ठीक है, ये तो रटने वाली चीजें हैं। ये 4 चीजें क्यों बोली जाती है फिर समझ में आ जाता है। तो पहली बात क्या है कि मास्क पहने, निरंतर मास्क पहने। मास्क कैसा होगा, क्या होगा, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन मास्क पहने क्यों? क्योंकि यदि हम पॉजिटिव हैं भी तो हम अगर छींकते हैं, खांसते हैं, तो मास्क से वो दूसरों तक नहीं पहुंच पाता है, और अगर कोई दूसरा छींक रहा है, खांस रहा है, तो हमारे तक भी नहीं पहुंच पाता है। तो दूसरे भी सुरक्षित हैं और हम भी सुरक्षित हैं। इसलिए मास्क का पहनना अत्यंत जरूरी होता जा रहा है हमारी समझ में। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि हाथ धोएं। अगर हाथ पे कुछ लग भी गया, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं, हमको नहीं लगेगा हमारे हाथ गंदे हो गए, लेकिन बार बार हाथ धोते रहेंगे तो एक बड़ी अच्छी चीज है इस वीराणु की कि ये साबुन और पानी से नष्ट हो जाता है बड़े आराम से। तो अगर हम साबुन और पानी से हाथ धोते रहें, 20 सेकंड तक हाथ धोएं, अच्छे से हाथ धोएं। हाथ धोने की तकनीकों पे भी बातचीत हो सकती है यदि समय हो तो, और लेकिन हम अच्छे से हाथ धोएं, मतलब अच्छे से रगड़ पकड़ के हाथ धोएं साबुन से, सामान्य साबुन से, तो वीराणु नष्ट हो जाता है। तो दूसरी बात हुई हाथ धोने की, ठीक है ना। तीसरी बात क्या हुई? एक दूसरे से दूरी बरतने की। कितनी दूरी? उतनी दूरी की थूक के कण आराम से हम तक ना पहुंच पाए। तो उस दूरी को क्या बताते हैं? 6 फुट या 2 गज की दूरी। या यदि आप अपने हाथ ऐसे कर ले चौड़े, सब कोई करिए हाथ चौड़े, तो देखिए कि एक इंसान खड़ा हुआ है उस उंगली के पार और एक इंसान खड़ा हुआ है उस उंगली के पार। तो उतना दूरी जो होगा, अगर उतना बरतेंगे तो सीधे सीधे जो एक रास्ता था ना कि सीधे सीधे किसी की सांस मेरे अंदर जा रही, वो नहीं हो पाएगा। तो ये हो गया तीसरा बचाव। और चौथा बचाव है कि जो परतें हैं, जैसे अगर टेबल पे गिर गया या लैपटॉप पे गिर गया या फोन पे गिर गया, उनको साफ रखें। कैसे साफ रखें? साबुन पानी से भी चलेगा, जमीन है तो फिनॉल से भी चलेगा, और नहीं तो सैनिटाइजर। लेकिन सैनिटाइजर वही सैनिटाइजर जिसमें 70% अल्कोहल हो। अल्कोहल का हिंदी में शराब ही बोलते हैं, कैसे बोलेंगे इसको अल्कोहल, मतलब 70% अल्कोहल होना चाहिए सैनिटाइजर में, है ना। तो वैसा सैनिटाइजर हो। तो बचाव के यही कारण है। एक आखिरी चीज बोलूंगी, फिर सुलक्षणा और सवाल जोड़ेगी। अब इसमें क्या खतरा है क्या नहीं है, इसको भी बहुत बहुत अच्छे से समझना जरूरी है। क्यों कहते हैं कि लापरवाही भी ना बरतो और इतना घबराओ भी मत। देखिए, ये फैल तो रहा ही है, इसको फैलना ही है, क्योंकि अभी तक हमारे पास इसकी कोई दवाई नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है। इससे फैलना है, जैसे जुकाम खांसी फैलता रहता है वैसे ये कोविड-19 भी फैलेगा। जितना अब हम आवाजाही करेंगे, जितना अनलॉकडाउन चल रहा है, जो कि होना ही चाहिए, क्योंकि हम जिंदगी भर मतलब एक कमरे में बंद तो नहीं पड़े रहेंगे, तो भूखे ही मर जाएंगे। तो हमको तो निकलना ही है, अपना काम करना ही है। तो धीरे धीरे ये फैलेगा भी। फैलेगा तो 100 में से 80 लोगों को तो पता भी नहीं लगेगा कि उनको ये बीमारी हुई है, ठीक, या उनको हल्का कुछ लगेगा, एक दिन का बुखार हुआ, कुछ जुकाम खांसी हो गया, ठीक हो गए। फिर 100 में से 20 लोग ऐसे होंगे केवल जिनको कुछ ज्यादा महसूस होगा, उनको अस्पताल जाने की जरूरत पड़ेगी। 100 में से 20 केवल। वो कौन होंगे उनकी भी मैं बातचीत करूंगी। तो अस्पताल जाएंगे, हो सकता है थोड़ा उनको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ जाए, थोड़ा कुछ मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ जाए, और वो ठीक होके बाहर आ जाएंगे। उनमें से कुछ और कम, 100 में से 5 से 8 हैं जिनको आईसीयू जाने की जरूरत होगी, मतलब खतरा रहेगा, केवल 5 से 8। और उनमें से कुछ और कम, 100 में से 1 या 2 या 1 से 3 इंसान ही मरेंगे, ठीक, 100 में से 1 से 3 इंसान। लेकिन अब लापरवाही क्यों नहीं बरतनी है कि इसका फैलाव बहुत तेजी से होता है, बहुत तेजी से फैलता है। टीबी से कई गुना ज्यादा तेजी से, इन्फ्लुएंजा से कई गुना ज्यादा तेजी से एक से दूसरे में फैल जाता है। यही खांसने, छींकने, सांस के जरिए से फैल जाता है। इसलिए 100 में से तो 1 ही 2 मर रहे हैं, लेकिन 1 करोड़ में से कितने हो गए सोचो, है ना, बहुत से लोग। तो अब कौन है जिसको मरने का रिस्क है, उसको बचाना है हमने, और बाकी लोगों को पे नजर रखनी है। हमारा काम इतना ही है कि जो मरने के, मतलब जिनको ज्यादा चांस है, जिनको ज्यादा संभावना है, जिनको ज्यादा रिस्क है, वो कौन होंगे? वो होंगे वे लोग जो जिनकी उम्र ज्यादा है। जितनी ज्यादा उम्र उतना ज्यादा आपका रिस्क। 60 से ऊपर जितने हो, जितनी ज्यादा उम्र होती जाए उनको ज्यादा रिस्क है। यानी कि बच्चों में और युवा में इसका रिस्क बहुत ही कम है। दूसरा, वो लोग कि जिनको पहले से ही कोई बीमारी चलती आ रही है, लंबी बीमारी, खास तौर से शुगर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, या कोई भी और ऐसी बीमारी, कैंसर, जिसमें उनकी जो मतलब जो बीमारी से लड़ने की जो क्षमता है वो घटी हुई है। तो हम ये भी सोच सकते हैं कि कुपोषित, टीबी, हालांकि इस पर शोध नहीं हुआ है,
लेकिन इनकी भी मरने की संभावना ज्यादा हो सकती है। ठीक है, तो वृद्ध लोग और जिनको पहले से कोई लंबी बीमारी चल रही हो या जिनकी इम्यूनिटी किसी कारण से कम हो, इनमें मरने की संभावना ज्यादा है। इनका ख्याल ज्यादा रखना, इनको अलग थलग ज्यादा रखना है, क्योंकि एक बात हम देख रहे हैं कि भाई अलग थलग रखना है। तो मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त कर रही हूँ, लेकिन एक चीज बस जोड़ना चाहूंगी कि अलग थलग रखने का मतलब भेदभाव कतई नहीं होना है। अलग थलग एक साइंटिफिक तौर से अलग थलग रखना और भेदभाव के चलते जो कि हमारे कास्ट सिस्टम का हिस्सा है या अनटचेबिलिटी का हिस्सा है, वो अलग थलग रखना एक अलग चीज है ना। तो ये बात भी बहुत बांध के चलनी चाहिए कि कोई कैसा काम कर रहा है उससे किसी को अलग थलग रखने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने हाथ धो लिए तो मेरा हाथ भी उतना ही साफ है जितना अगर कोई सैनिटाइजेशन वर्कर हाथ धो रहा है या जो हेल्थ वर्कर हाथ धो रहा है, तो उसके भी हाथ उतने ही साफ है और मेरे भी हाथ उतने ही साफ है। तो एक ये जो डर लगा रहता है कि भाई ये लोग ऐसा काम करते हैं, इनसे संपर्क नहीं करें, इनको दूर रखें, इस टाइप का मामला भी नहीं आना चाहिए। तो सुलक्षणा आगे फिर और सवाल से और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। जी, जैसे आपने बोला कि एक जो हमारा रोकथाम का तरीका है वो है मास्क पहनना, उस पे थोड़ा सा आप और बता सकते हैं कि मतलब कितनी देर तक मास्क पहनना चाहिए और उसका उपयोग में क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए? हाँ, ये बहुत जरूरी है क्योंकि एकदम प्रैक्टिकल सवाल है। तो किस टाइप का मास्क हम पहने? पहली बात तो ये है कि हम सूती मास्क पहन सकते हैं अपना साधारण, लेकिन उसमें 3 परत होनी चाहिए। 3 परत होनी चाहिए, केवल एक परत से नहीं काम चलेगा। तो चुन्नी भी अगर बांध रहे हैं उसके 3 परत तो कम से कम होने चाहिए, ज्यादा हो तो ठीक है और भी अच्छा है। इसको हम बार बार धोएं, मतलब कम से कम दिन में एक बार तो हम साफ रखें, उसको धोएं, साबुन के पानी से धोएं। अगर धोना नहीं चाहते हैं, पानी की कमी है या साबुन उतना इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, तो 2-3 रख लीजिए कि एक को इस्तेमाल किया एक दिन तो उसको 3 दिन तक आप धूप में सुखा दीजिए, छोड़ दीजिए। 3 दिन तक क्यों? अच्छा, ये बात मैं कहना भूल गई थी, इसको भी सुलक्षणा मुझे, कि परत पे कितने देर तक, सतह पे कितनी देर तक ये वीराणु जिंदा रहता है। तो हम ये देखते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 दिन में ये वीराणु कहीं पे अगर पड़ा भी हुआ है किसी सरफेस पे, किसी दरवाजे पे गिरा हुआ है या किसी लैपटॉप पे गिर गया या टेबल पे गिर गया, 3 दिन के बाद वो अपने आप ही नष्ट भी हो जाता है, मर जाता है, सूख जाता है, सूख के खत्म हो जाता है। तो अगर आपने एक दुपट्टा यूज कर रहे हैं आज, फिर उसको आप चौथे दिन यूज कर लीजिए, उसको अलग रख लीजिए। अगर धोना नहीं है तो धो ले, तो रोज भी कर सकते हैं। तो वो गंदा नहीं होना चाहिए, वो गीला नहीं होना चाहिए, देखने में भी गंदा नहीं होना चाहिए। वो कैसा कपड़ा यूज करें? बहुत फैला हुआ कपड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा टाइट, मतलब थोड़ा टाइट सूती कपड़ा होना चाहिए, जिसको अगर आप जैसे आप उसके जाल ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा गाढ़ा कपड़ा होना चाहिए, थोड़ा तगड़ा कपड़ा होना चाहिए। और अगर वो घिस जाए तो भी उसका उतना उपयोग नहीं है। यदि आप स्वास्थ्य का काम कर रहे हैं तो आप N95 एक मास्क होता है, उसको आप ले सकते हैं। आजकल वो आम मिल रहा है, पहले हम लोग मना करते थे क्योंकि नर्सेज और डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर्स को भी नहीं मिल पा रहा था और बहुत महंगा भी था। अब वो थोड़ा सस्ता भी है और आम उपलब्ध भी है, उसको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि उसमें जो एक वाल्व होता है ना, देखे होंगे मास्क में एक छेद टाइप का रहता है, उसमें एक प्लास्टिक का बटन लगा रहता है जिससे सांस बाहर आती है, वो अब ऐसा कहा जा रहा है कि उसको ना यूज करें, क्योंकि उससे आप सुरक्षित रहेंगे, लेकिन अगर आपको बीमारी है और बाहर जा रही होगी तो दूसरे उससे सुरक्षित नहीं रहते हैं, तो उसको ना यूज करें। तो N95 यूज करना चाहें उसको भी कर लीजिए। मेरी राय ये है कि आप ऐसा N95 लें जो जिसको आप धो सकें, नहीं तो बार बार, मतलब रोज बदलने लायक तो हमारे पास पैसा है नहीं कि हम रोज N95 खरीदें और उसको बदलें। ठीक है, तो ये रिकमेंडेशन है मास्क की। परत पे जैसे मैंने कहा कि लोग ये आम सवाल पूछते हैं कि भैया पैसा है या अखबार है, वो कितना रिस्की है? तो किस परत पे ज्यादा रिस्क है? जो परत हार्ड है और जो चमकीली परत होती है, जैसे कि धातु वाली जो परत होती है ना, मेटल या प्लास्टिक, उस पे ये वीराणु ज्यादा दिन जिंदा रहता है, 3 दिन तक। और जो नरम परत होती है जिसमें जज्ब हो जाता है चीज, सामान, जैसे कि कपड़ा है, कागज है, उसमें वो 3-4 घंटों से ज्यादा नहीं रहता है। तो कोई खास रिस्क हमें ना तो कागज से है, ना नोटों से है, ना अखबारों से है, कोई खास रिस्क नहीं है। कपड़े से भी कम रिस्क है, लेकिन कपड़ा जो बाहर पहन के जाते हैं, यदि उसको घर आके उतार के या तो धो लें या उसको अलग थलग रख दें 3 दिन के लिए तो अच्छा होगा। और मास्क
मतलब कब हमें पहनना चाहिए, जैसे हम घर में हैं उस दौरान हमें पहन के रखना चाहिए, या उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो मेरा मानना है कि यदि आप बाहर जा रहे हैं या अन्य लोगों से मिल रहे हैं जिनको आप रोजमर्रा में नहीं मिलते हैं, तो आपको निरंतर मास्क पहनना चाहिए। जितना मास्क हम लोग पहनेंगे उतना अच्छा है। तो ये एक मतलब मोटा मोटी एक गांठ बांधने वाली बात है, जितना मास्क पहनेंगे उतना अच्छा है। घर परिवार में ऐसा है कि जिनसे मतलब बार बार हम लोग मिल रहे हैं, तो ऐसा समझा जाता है कि भाई उसमें अगर किसी को एक को पॉजिटिव होगा तो दूसरों को तो होना ही है। तो घर के अंदर मतलब मास्क पहनने का उतना कोई खास उपयोग नहीं है। हम आगे बात करेंगे कि भाई अगर कोई पॉजिटिव हो ही जाता है तो क्या करना होता है ना, मतलब क्वारंटाइन और आइसोलेशन की बात तो हमें करनी ही है। टेस्टिंग, क्वारंटाइन एंड आइसोलेशन की सुलक्षणा हमको स्पष्टता लानी पड़ेगी। लेकिन अगर अगर किसी को भी कोई बीमारी नहीं महसूस हो रही है घर परिवार में, और सब इकट्ठा ही रह रहे हैं और मतलब बहुत करीबी से एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, इकट्ठा सो रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उस बीच मास्क पहनने से कोई खास फायदा शायद नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और जो घर से बाहर अब निकल रहे हैं, तो हम निकल ही रहे हैं ना घर से बाहर, मास्क पहन के निकलिए। इसकी एक आदत भी बनाने वाली चीज है ना, एक मतलब क्योंकि हम लोग तो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं, तो हमको एक मामले को नहीं करना है, हमको उसको दिखाना भी है। वही मैं चंद्रकांत से कह रही थी कि जैसे का हिस्सा होते हुए अगर आप सभा में बैठे हैं, तो आपको वो डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि हमारे नियम क्या होने चाहिए अभी समाज में सेफ्टी के। और हाथ धोना, थूकना नहीं, ये सब तो खैर जमाने से हम लोगों को ये सब चीजों को बदल लेना चाहिए था। ये आज क्यों होने की बात, ये बातें आज ही क्यों हो रही हैं? मतलब इससे तो टीबी भी फैलता था, इससे तो डायरिया भी हो रहा है, इससे तो कॉलरा टाइफाइड भी होता है। तो ये सब चीजें तो आम है, हमारे आम समाज के कल्चर में इनको आ ही जाना चाहिए था। मास्क शायद उतना नहीं, लेकिन कई और कल्चर है, कई और देश हैं जैसे कि चाइना है, जापान है, जहाँ पे इस टाइप की बीमारियां आम होती रहती हैं। वहां पे मास्क पहनना एक आम मतलब जीवन का हिस्सा भी हो गया है। अब मेरी आशा तो नहीं है कि ऐसा हमारे साथ हो, लेकिन थोड़ा बहुत ये साफ सफाई का और हाथ धोने का और थूकने ना थूकना, ये सब हमारे मतलब जीवन का एक हिस्सा हो जाना चाहिए। तो इसमें आदत बनानी पड़ेगी, और आदत बनाने के लिए हम लोग जो है हमको थोड़ा डेमोन्स्ट्रेशन का काम करते रहना पड़ेगा। तो जितना आप लोग मास्क पहनेंगे, जितना आप लोग हाथ धोएंगे, जितना आप एक दूसरे से दूरी थोड़ा सा ये 2 गज की दूरी बरतेंगे, तो लोग भी इसमें धीरे धीरे अभ्यस्त होंगे। ये मेरा मानना है। इसलिए मास्क को पहनिए जितना भर पहन सकते हैं। तो हमने अभी उसको कैसे रोकथाम कर सकते हैं, हम क्या उसको क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं, उस पर हमने बात किया। और आगे समुदाय में और कैसे काम कर सकेंगे इस समय, उसके बारे में थोड़ा बाद में बात करेंगे। अभी वंदना, मैं पूछना चाह रही थी कि अभी अगर एक्चुअली वो डिजीज के बारे में बात करें, तो जैसे कोविड है तो उसके क्या लक्षण हैं, और क्या आपने ऑलरेडी बताया कि 100 में से 80 लोगों को तो पता ही नहीं चलेगा या ही नहीं होगा इस बीमारी का। 20% मतलब 100 में से 20 लोगों को ही समझ में आएगा कि मुझे कुछ हुआ है। तो थोड़ा सा उस चीज को समझाएं कि इसमें जो लक्षण क्या है, और सभी को अगर नहीं हो रहे लक्षण तो उसमें फिर आगे ये बीमारी हमारे अंदर कितने दिन तक रहती है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइएगा। तो ये भी चीजें समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहली बात मैं कहूंगी कि यदि आपको कोई लक्षण नहीं है और आप अपने आप को ठीक मान रहे हैं, तो आप पॉजिटिव हैं या नहीं है, उससे किसी को कोई चिंता खास है नहीं। ठीक है, तो इस बात की चिंता ना करें कि क्या पता मैं पॉजिटिव भी हो सकता हूँ, या क्या पता कोई दूसरा मेरे इर्द गिर्द भी पॉजिटिव हो सकता है। हमको चिंता नहीं है। अगर आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, अगर आप हाई रिस्क कैटेगरी में नहीं है, मतलब आप ना तो 60 साल से ऊपर हैं, ना आपको कोई ये बड़ी बीमारियां चल रही हैं, तो आप पॉजिटिव नहीं है या नहीं है वो तो टेस्ट से ही पता लग सकता है ना। अगर आपको लक्षण नहीं है तो आप ये घबरा रहे हैं कि भाई मैं तो बाजार में घूम रहा हूँ, मेरे आसपास लोग पॉजिटिव भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें लक्षण नहीं है वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं। उसमें इतनी घबराहट की कोई जरूरत नहीं। तो लक्षण होने पे हमको बहुत कुछ सोचना चाहिए। तो लक्षण क्या है? लक्षण, मुख्य लक्षण जिनको हम अभी मान रहे हैं कि भाई ये मुख्य लक्षण है, एक तो है बुखार और दूसरा है खांसी और सांस में तकलीफ। ठीक है, खांसी जुकाम उतना मुख्य लक्षण नहीं है, लेकिन बुखार, खांसी, सांस में तकलीफ ये मुख्य लक्षण है, जिसमें से सांस में तकलीफ
एक ज्यादा गंभीर लक्षण है। केवल बुखार और खांसी कोई गंभीर लक्षण नहीं है, एक आध दिन हो के ठीक भी हो जाता है और कोई दिक्कत भी नहीं आती है 80% लोगों को। बाकी और भी कई लक्षण हो सकते हैं, उनमें से एक लक्षण बड़ा अजीब है और वो बड़ा विशिष्ट है। मतलब अगर वो लक्षण हो जाता है तो हमें लगता है हाँ ये तो कोविड-19 ही है। अगर खांसी और जुकाम तो आम होता है ना, जरूरी नहीं है कोविड-19 से ही हो रहा है, कई चीजों से भी हो सकता है। बिना कोविड-19 के भी खांसी जुकाम हो जाता है, बुखार भी हो जाता है। तो एक लक्षण जो है थोड़ा विशेष है, वो क्या है कि अचानक से आपको सूंघने में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कुछ स्मेल नहीं आ रही है, या अचानक से किसी चीज की गंध नहीं आ रही है, या अचानक से आपको किसी चीज का टेस्ट नहीं आ रहा है। आप खाना खा रहे हैं और आपको पता ही नहीं लग रहा है, नमक का नहीं पता लग रहा है, नमक का नहीं पता लग रहा है और मीठा का भी पता नहीं लग रहा है। अचानक से आपको किसी चीज का ना टेस्ट आ रहा है, ना आपको उसकी किसी चीज की गंध आ रही है अच्छी बुरी, तब ऐसा संभावना ज्यादा है कि आपको कोविड-19 दीदी है। मोनिका अपना म्यूट कर लीजिए। या तो तब आपकी संभावना ज्यादा है कि आपको कोविड-19 है, लेकिन ये गंभीरता के निशानी नहीं है, ये आम चीजें हैं और इससे ये नहीं साबित होता कि आपको कोई गंभीर बीमारी होगी। मतलब आप तब भी 80% में ही रहेंगे कि आपको बीमारी है, लेकिन आपको पता भी नहीं लगेगा, कुछ कुछ छोटा मोटा होगा और आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है, तो बीमारी होना अपने आप में कोई बहुत ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि 100 में से 80 लोग बीमारी होकर भी 14 दिन में अपना आराम से ठीक हो जाएंगे, उनको शायद पता भी नहीं लगेगा या हल्का फुल्का कुछ पता लगेगा। बाकी लक्षण क्या है कि शरीर में बहुत दर्द होना या बहुत थकना, ये सब भी लक्षण हो सकते हैं। कभी कभी उल्टी दस्त भी हो सकता है, सिर में दर्द, ये सब चीजें जो आम किसी भी बीमारी के लक्षण होते हैं। ठीक है ना, तो अगर आपको अभी आज की स्थिति में अगर आपको बुखार हो रहा है तो आपको टेस्ट अपना करा लेना चाहिए, या आपको कभी भी सांस की तकलीफ हो रही है तो भी आपको अपना टेस्ट करा लेना चाहिए और डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए। ठीक है, ये हैं जो मुख्य लक्षण है। अब लक्षण है तो क्या करना है, लक्षण है तो क्या करना है, सबसे पहले अपने आप को टेस्ट करा लीजिए। ठीक है, लक्षण है तो अपने आप को टेस्ट करा लीजिए। तो टेस्ट कोई, हाँ प्लीज म्यूट। तो टेस्ट के दो कारण हो सकते हैं, एक तो लक्षण है, बीमार महसूस कर रहे हैं, टेस्ट करा लीजिए, या फिर कोई मेरे आसपास बीमार हुआ, उसका टेस्ट पॉजिटिव निकला और मैं उसके साथ बहुत नजदीकी से जुड़ी हुई थी, तो मैं अपना टेस्ट करा के देखूंगी कि मैं पॉजिटिव हुई कि नहीं। आम तौर पे ऐसे ही टेस्ट करने की आवश्यकता फिलहाल नहीं है, ना ही वो हमारे प्रोटोकॉल का हिस्सा है। तो गाइडलाइंस यही कहती है कि यदि आप बीमार महसूस कर रहे हैं, टेस्ट करा लीजिए। यदि आप किसी के संपर्क में रहे हैं जो बीमार हैं और जिनका टेस्ट पॉजिटिव आया है, तो भी आप टेस्ट करा लीजिए। अब यदि आप पॉजिटिव निकलते हैं, टेस्ट के बाद आप पॉजिटिव निकलते हैं, तो क्या करना है, आपको अपने को अलग करना है। ठीक, यदि आपका टेस्ट पॉजिटिव है और आप अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो उसको कहा जाता है आइसोलेशन। हम जान रहे हैं कि हम पॉजिटिव हैं और अपने आप को अलग कर रहे हैं। यदि हमको लग रहा है कि हम टेस्ट नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद हम बीमार हैं या हम किसी के संपर्क में आए हैं जो कि बीमार हैं, तो भी हम अपने आप को अलग 14 दिन के लिए रखते हैं, जिसको बोलते हैं क्वारंटाइन। ठीक, अगर हमको मालूम नहीं है कि हम पॉजिटिव हैं या नहीं है, लेकिन हमें लग रहा है कि हम पॉजिटिव हो सकते हैं, हमें डर है या हम किसी के संपर्क में आए हैं और हमारा टेस्ट नहीं हो पा रहा है या टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है अभी तक, तो हम अपने आप को तब भी अलग करेंगे जिससे कि दूसरों का ना हो, हमारे घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनको ना हो जाए, जिनका रिस्क है मरने का। अगर हम जवान है तो हम तो ठीक ही हो जाएंगे, हमको कोई दिक्कत नहीं। हम अपने आप को अलग इसलिए नहीं रख रहे कि हमको अलग जाके मरना है, हम तो ठीक ही हो जाएंगे। हम अलग अपने आप को इसलिए रख रहे हैं कि हमारे आसपास इर्द गिर्द कोई हाई रिस्क लोग हैं, उनको ना हो जाए, है ना। तो क्वारंटाइन की जो ड्यूरेशन है, उसकी जो मतलब क्वारंटाइन कितने दिन तक, 14 दिन तक, और आइसोलेशन कितने दिन तक, कम से कम 17 दिन तक। या फिर आप अपने आप को ठीक महसूस कर रहे हैं, कोई बुखार नहीं हुआ है, कम से कम 3 दिन ऐसा निकलना चाहिए कि आपको बुखार नहीं हुआ है, और कम से कम 10 दिन ऐसा निकलना चाहिए कि आपको कोई भी लक्षण नहीं रहे हैं। तो कम से कम 17 दिन, मतलब आइसोलेशन से बाहर निकलने के लिए डॉक्टर आपको बोलेगा अब आप आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं। क्वारंटाइन में अगर आप 14 दिन तक रहे हैं और आपको कोई भी लक्षण नहीं हुआ और आप अपने आप को ठीक महसूस करते हैं,
तो आप 14 दिन बाद बिना कोई दोबारा से कुछ भी टेस्ट कराए या कुछ भी, आप घर से बाहर या अपने कमरे से बाहर निकल सकते हैं। इसमें जैसे आपने बोला कि 14 दिन काफी है अलग रह के इस बीमारी को ठीक होने में, लेकिन उसमें थोड़ा सा समझाइए कि जैसे ये बीमारी मतलब इसका मतलब है लंबे समय से हमारे अंदर नहीं रहती है, कुछ ही खास समय के लिए हाँ ये कीटाणु रहते, उसको थोड़ा सा बताइए। हाँ, तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए ना, क्योंकि मैंने कहा ना कि कोई दवाई है नहीं और वैक्सीन भी नहीं है, तो बीमारी कैसे ठीक हो, वैक्सीन भी नहीं है तो बीमारी कैसे ठीक हो। वंदना, जस्ट 1 मिनट, वो आपका अनम्यूट हो गया है। आर यू एबल टू? हाँ, मेरा म्यूट हो गया। हाँ, तो मैंने कहा कि बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि मैंने जैसे बताया था कि हमारे पास कोई दवाई तो है नहीं, तो कोई वैक्सीन भी नहीं है, तो ये बीमारी ठीक कैसे हो जा रही है? फिर 100 में से 80 लोग कैसे उभर रहे हैं बीमारी से? क्योंकि ज्यादातर बीमारियों तो हमारी बॉडी ही ठीक करती है। दवाइयां यदि होती भी हैं तो हमारी बॉडी की केवल मदद करती हैं, बॉडी ही बीमारी को भगाती है। बॉडी की जो इम्यूनिटी है, इम्यून स्टेटस है, हमारी जो बीमारी से लड़ने की क्षमता है, वो हमारी बॉडी के स्वास्थ्य से बनती है, हमारी बॉडी के पोषण से बनती है ना, वो तो हमारी बॉडी में निहित है। तो वो ही वायरस से लड़ती है ज्यादातर। वीराणु जो है उसके लिए कोई बहुत अच्छी दवाइयां संसार में अभी तक है नहीं, तो बॉडी ही उसको भगा देती है, उसको पहचानती है पहले, अच्छा ये शत्रु है, इसको भगाना है, फिर बॉडी उस पर कार्रवाई करती है, उसको थोड़ा टाइम लगता है और वो उसको निकाल बाहर करती है। इसीलिए यदि हम पहले से ही अस्वस्थ हैं तो हमारी बॉडी ऐसा कर नहीं पाती है, तभी हम रिस्क हमारा जो है वो बढ़ा रहता है। तो 14 दिन आम तौर पे पर्याप्त है, लेकिन जैसे मैंने कहा 14 दिन कि जब आप 14 दिन मतलब आप भले चंगे महसूस कर रहे हैं, आपका टेस्ट तो पॉजिटिव था क्योंकि आपके भाई को बीमारी हुई और उसने टेस्ट कराया, वो पॉजिटिव निकल गया। आप भाई के साथ ही रहते हैं, एक ही कमरे में रहते हैं, तो आपने टेस्ट कराया तो आपको भी आइसोलेशन में जाना पड़ा, या आपने टेस्ट नहीं कराया, आप अपने आप को अलग थलग रख लिए, 14 दिन के क्वारंटाइन में रह गए और आप बिल्कुल ठीक थे, आपको कुछ भी नहीं हुआ, ना बुखार, ना खांसी, ना जुकाम, ना सांस की तकलीफ, तो 14 दिन बाद आप बाहर निकल सकते हैं। आपका भाई भी 17 दिन रहने के बाद ठीक ठाक, मतलब 1-2 दिन उसको बुखार था, उसके बाद वो भी ठीक हो गया, 17 दिन बाद वो भी बाहर आ गया। तो हमारी बॉडी ने हमारे वायरस को मार दिया। बॉडी में इम्यूनिटी जो रहती है वो ऐसा माना जा रहा है, बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन कम से कम 3-4 महीने तो इम्यूनिटी रहती है। तो 3-4 महीने तो दोबारा से हमको ये होने की चांस नहीं है, हो सकता है और लंबा भी रहे ऐसा। ऐसा जो हमारी बॉडी हमारे को प्रोटेक्ट कर रही है ना, हमारे को बचा रही है, तो बॉडी का बचाव जो है वो बीमार होने के 3-4 महीने बाद तक तो कम से कम रहेगा। जी, तो इसका मतलब ये भी है कि जैसे हमारा जो पोषण है, क्या हम खा रहे हैं, मतलब उसको भी हमको ध्यान देने की जरूरत है। और क्योंकि आपको याद होगा कि शुरू में एक वहम हो रहा था इस बीमारी के बारे में कि भाई इसमें अंडा नहीं खाना चाहिए, मुर्गा नहीं खाना चाहिए। तो हाँ, तो इसमें सबसे पहली बात है कि कोई भी खास परहेज नहीं है इस बीमारी के लिए। तो आप यदि अंडा, मांस, मछली खाते हैं तो खाइए, और अच्छा भी है क्योंकि वो प्रोटीन देता है हमारी बॉडी को, और इम्यूनिटी बनाने के लिए हमको प्रोटीन की भी जरूरत है। हमको खून की कमी भी ना हो उसके लिए हम जो मतलब हमारी जो सारी चीजें हम बताते हैं एक अच्छे पोषण के लिए, वो इसमें भी लागू होती हैं, और कुछ इसमें अलग थलग नहीं है। तो ना ही तो कोई परहेज है किसी भी तरीके का। अच्छा खाना हमको खाना चाहिए जितना हो सके, और आम खाना जो भी हम खाते हैं हम उसको खा सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा अच्छी रखिए। तो यदि आप वेजिटेरियंस हैं तो मतलब दूध, दही, सोया, मशरूम, पनीर इत्यादि उसको खाते रहिए। यदि आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो जरूर खाइए अपना चिकन, अंडा वगैरह, सब साफ सफाई बरत के। मतलब इसकी भी बात आगे कोई जरूर पूछेगा कि भाई सब्जी को कैसे साफ रखें और कैसे खाने को साफ रखा जाए, उसकी भी बातचीत हम लोग कर लेंगे। तो सफाई बरतनी है चाहे आप कुछ भी खा रहे हो, बाकी आप कुछ भी खाइए, और बिल्कुल भी किसी भी तरीके का परहेज नहीं है। इम्यूनिटी हमारे जनरल स्वास्थ्य से बनती है, उसको बढ़ाने के लिए भी कोई मतलब जैसे कोई मुझसे पूछते हैं कि भाई काढ़ा ये वो, आपका मन करता है आप करिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 4 चीजें मैंने बताई ना बचाव की, उसकी 2 राय नहीं होनी चाहिए। ये नहीं है कि भाई मैं काढ़ा पी रहा हूँ या मैं गर्म पानी और नमक के गरारे कर रहा हूँ तो मुझे मास्क पहनने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, ये ना हो।
आप ऊपर से करिए अपना जो भी आपका आपके कल्चर में है, या जो भी आपके जो हमारे जो इंडिजिनस फॉर्म्स ऑफ मेडिसिन है, मतलब हमारी जो आयुर्वेद जो बताता है, क्योंकि मैं तो आयुर्वेद स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं बता नहीं सकती आपको, लेकिन वो सब आप करिए जो अभी आप करना चाहते हैं। अगर आप कच्ची हल्दी और मतलब अदरक वगैरह लेना चाहते हैं, उसका सेवन करेंगे, ये सब चीजें तो वैसे ही अच्छी हैं, तो उनको करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कोई ना कहे कि ऐसा करने से आपको दूसरे काम करने की जरूरत नहीं है, ये बात केवल स्पष्ट होनी चाहिए। तो जैसे लोग बोल रहे हैं कि जैसे विटामिन सी लेना चाहिए, या और जैसे आपने बोला काढ़ा वगैरह जो है, अगर किसी को लेना है तो उनकी इच्छा है, लेकिन जो सावधानियां, जो 4 सावधानियां बताई हाँ, हैं रोकथाम के, वो ज्यादा जरूरी है, और साथ में हाँ। हम अपना शरीर को भी और मजबूत करें। वंदना, आपकी वीडियो ऑफ हो गया है, अगर आपने अपने से नहीं किया है तो मैं बस बता रही हूँ। होस्ट स्टॉप्ड इट, तो होस्ट ही मेरे को अच्छा, वीडियो। अच्छा। नीलांजना, रिक्वेस्ट यू टू प्लीज पुट ऑन वंदना's वीडियो। तो अभी मतलब आगे बढ़ने से पहले मैं बस थोड़ा सा अपडेट दे दूं कि अभी हमारे 73 पार्टिसिपेंट्स यहाँ ज्वाइन किए, और हर एक और कई लोग जो है इकट्ठा भी ज्वाइन किए हैं, और करीब 10 जिलों से साथी यहाँ पे है। कोरिया, सरगुजा, कवर्धा, कांकेर, जशपुर, सूरजपुर, बलरामपुर, गरियाबंद, राजनांदगांव, रायपुर और दुर्ग, और लोग जुड़ते ही जा रहे हैं। तो क्योंकि हम भोजन के बारे में बात कर रहे हैं, तो नरेंद्र ने अभी एक चैट में क्वेश्चन डाला है, तो मुझे लगता है उसको हम अभी कवर कर सकते हैं कि क्या ये कोविड-19 का वीराणु गर्म चीजों में संपर्क में आने से खत्म हो जाता है क्या? बहुत अच्छा सवाल है। तो इसमें 2-3 चीजें कहने वाली हैं कि वीराणु किसी भी मतलब वीराणु धूप से खत्म नहीं होता है, मतलब टाइम से खत्म होता है। तो हमको 72 घंटे, हमने कहा कि धूप लेकिन फायदेमंद है, तो फायदे की चीज है धूप लगना, ये जरूर है। लेकिन हम ये नहीं मान सकते कि भाई हम धूप में चले गए तो हमें बाकी चीजें करने की जरूरत नहीं है। तो एक तो बात ये है। दूसरा कि पके हुए खाने में वीराणु जिंदा नहीं रहता है। अगर आप पका हुआ खाना खा रहे हैं तो उसमें वीराणु मर चुका है, तो उसमें कोई खतरा नहीं है। खाने के साथ ये बात भी जुड़ती है। तीसरी बात ये है कि केवल गर्म पानी के सेवन वगैरह से ये वीराणु मर जाएगा, ऐसा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो मतलब ये जो चीजें जो हमें बताई जा रही है ना, ये सब करने में अच्छा है, आप कीजिए, लेकिन इसमें ये किसी का कहना नहीं होना चाहिए कि ये वीराणु को मार देगा। ये क्लेम जो है ये गलत है। ये एक मिथ्या फैला रहा है, और ये एक दिक्कत मतलब पैदा करता है कि जो कई लोग अपनी चीजों को बेचने के लिए या कुछ अपना चलन बताने के लिए ऐसा कहते हैं कि ये वीराणु को मार देता है। ये गलत है कि आप रोज गर्म पानी पीजिए या खाने के साथ गर्म पानी पीजिए, आपको कोविड-19 हो ही नहीं सकता। ये चीजें बकवासी हैं एक्चुअली। लेकिन आप मतलब गर्म पानी पीना चाहते हैं, बेशक पीजिए। केरला में लोग गर्म पानी ही पीते हैं। तो आप वो सब कल्चरली जो अच्छा मानते हैं आप करते रहिए, लेकिन ये मत समझिए कि उसको करने से जो बाकी 4 चीजें हमें करनी है, वो 4 चीजें भी वीराणु को मारती नहीं है, वो केवल हमें बचा रही हैं। वीराणु को केवल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी ही मारती है, और टाइम से वीराणु सूख के अपने आप मर जाता है। मतलब 72 घंटे में, 3-4 दिनों के बाद वो अपने आप खत्म होके मर जाता है। अच्छा, एक चीज मैं शायद मैंने इतना स्पष्ट तरीके से पहले की बात है, लेकिन कह देना चाहिए कि वीराणु मुख्य तौर से हमारी फेफड़े को असर कर रहा है, पेट को, आंत को नहीं। मतलब मुख्य वो इसका मतलब जाने की जगह, उसका घर जो है हमारी बॉडी में, वो हमारी छाती और फेफड़ा है। इसीलिए सांस की तकलीफ, खांसी वगैरह है ना। तो कई वीराणु अलग अलग जगह जाते हैं। जैसे अगर आपको मतलब जॉन्डिस भी वीराणु से होता है, वो लिवर में जाके अपना असर करता है ना। ये वीराणु जो है वो फेफड़ों में जाके असर करता है मुख्यतः। बंद करेंगे क्या टीवी को अपने? प्रद्युम्न, आप थोड़ा सा अपना म्यूट कर दीजिए। इसको निकालोगे? रुक क्या आता है? प्रद्युम्न ठाकुर जी, आप अपना म्यूट कर दीजिए प्लीज। सो नरेन एक और प्रश्न पूछते हैं कि जैसे हम बाजार में जाते, उसमें जो खाने का सामान अगर हम ले रहे हैं, एक तो आपने बोला कि अगर पका हुआ सामान है तो उसमें इसका जिंदा रहना मुश्किल है,
हाँ। बट अगर बाकी सामान जैसे हम बाजार से ले रहे हैं तो उसमें किस तरह का सावधानी हम बरतने की जरूरत है कि नहीं? हाँ, तो अगर हम सब्जी खरीद रहे हैं तो रिकमेंडेशन ये है कि सब्जी को आप बहुत अच्छे से पानी से धो लीजिए, ठीक है, बहुत अच्छे से रगड़ के पानी से धो लीजिए, पानी को एकदम सुखा दीजिए और फिर ही उसका इस्तेमाल करिए। अगर आप उसको पका रहे हैं तो वैसे ही वीराणु ने मरना ही है। अगर कोई पैकेट का सामान है तो फिर वही बात आती है, जैसे दूध का पैकेट है उसको भी पानी से बहुत अच्छे से धोना है। मैं तो एक्चुअली साबुन और पानी से पैकेट्स को धो रही हूँ, जो कि मतलब साबुन तो अंदर जाएगा नहीं उसमें, और उसको फिर साफ पानी से अच्छे से धो देना और फिर उसको सुखा देना, उसके बाद ही उसको काट के उसमें से। देखिए कोविड-19 ना ये हमको वही चीजें सुझा रहा है जो हमें पहले भी सूझ जानी चाहिए थी, क्योंकि जो इसका फैलने का तरीका है वो कई बीमारियों का फैलने का तरीका है, टीबी भी, जुकाम भी, इन्फ्लुएंजा भी, डायरिया भी। तो हमको तो ये सब चीजें पहले से ही चेतनी थी, अब क्योंकि इतना बढ़ गया है इतना मामला तो फिर अब लोग चेतने लगे। तो ये सब तो अच्छी प्रैक्टिस का हिस्सा है, मतलब एक आम अच्छी प्रैक्टिस का हिस्सा है। तो यही सावधानी हमको बरतनी है। अगर हम बाजार से जाके खा रहे हैं, मेरी चिंता ज्यादा उसमें होगी कि हम मतलब जो बना रहा है उसका क्या प्रोटेक्शन है, उसने अपने हाथ कैसे धोए, वो मास्क पहन रहा है कि नहीं, मैं उसके कितने करीब खड़ा हूँ, मेरी चिंता उससे ज्यादा होगी खाने से कम। मेरी चिंता इस बात से ज्यादा होगी कि मैं बाजार में खड़ी हुई हूँ, मेरे आसपास लोग क्या प्रोटेक्शन रख रहे हैं और मैं भी क्या प्रोटेक्शन रख पा रही हूँ। तो जैसे मैंने कहा कि कागज है, अगर न्यूज़पेपर पे खाना आपको मिल रहा है तो आपको उस न्यूज़पेपर से उतनी चिंता नहीं है, लेकिन उस इंसान का हाथ अगर अभी अभी उस न्यूज़पेपर को छुआ है और आप भी उस न्यूज़पेपर को अपने उसी हाथ से छू रहे हैं और उसने अपना हाथ नहीं धोया, तो उससे मुझे ज्यादा चिंता है। तो मेरी चिंता उन्हीं 4 चीजों से है, हाथ, आंख, नाक, मुंह, सांस और परत, ना कि खाना। थैंक यू। एक जो मुझे लगता है एक बार और थोड़ा सा अगर जो देखिए स्पष्ट आइसोलेशन कर दे। क्वारंटाइन का सवाल पूछा है ना, वो भी मुझे दोहराने हाँ की हाँ, और जरूरत है। उसी से संबंधित मुझे लगता है कि जो अगर आप उसको जोड़ते हुए कि अगर जैसे आज मेरी कोई संपर्क है कोई कोविड पॉजिटिव व्यक्ति का, उसको पता चला है कि आज कि वो कोविड पॉजिटिव है, तो उसका थोड़ा सा आगे की कड़ी कि अगर मैं इसके संपर्क में आई हूँ तो मेरे में और होने की क्या मतलब वो क्वारंटाइन वगैरह उसको जोड़ते हुए अगर आप थोड़ा बता सकते हैं। तो आप मतलब आप किसी के नजदीकी संपर्क में आए हैं जिनको जो पॉजिटिव हैं, तो आप 2 चीजें कर सकते हैं। एक चीज है कि आप अपना टेस्ट करके पता लगा लीजिए कि आप पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन टेस्ट एकदम मतलब जरूरी नहीं कि उसी टाइम पे वो पॉजिटिव निकले। टेस्ट करने का सबसे अच्छा समय बताया जाता है कि किसी की बीमारी के लक्षण के 5 दिन बाद, 5 और 10 दिन के बीच में टेस्ट कराएं। बहुत जल्दी कराते हैं तो भी पता नहीं लगता है उसका टेस्ट का, और बहुत देर से करते हैं तो भी कोई फायदा नहीं है, तब तक आप ठीक ही हो गए होंगे 10 दिन के बाद तक। तो टेस्ट को 5 और 10 दिन के बीच में कराना चाहिए। अब बीमारी कब से कब फैलती है कि जिनको लक्षण हुआ, जैसे अगर अगर मुझे लक्षण हुआ 1 तारीख को, तो मेरे आसपास जो 28 तारीख को भी थे, उसकी पिछली 28 तारीख को भी, उनको भी होने की संभावना रहती है, और आगे 1 हफ्ता तक उसका फैलाव ज्यादा होता है। कौन फैलाव ज्यादा करता है? जिनको ज्यादा लक्षण है। इसलिए मैंने कहा ना कि यदि आपको लक्षण नहीं है तो आपके द्वारा दूसरे लोगों को खतरा भी कम है, लेकिन खतरा भी कम है। अगर आपको लक्षण ही नहीं है तो आप दूसरों को उतना खतरा भी पैदा नहीं करेंगे। एक तो कि आपके अंदर वायरस बहुत कम ही होगा, इसलिए आप में लक्षण नहीं है। दूसरा, आप खांस चीख नहीं रहे तो वो बाहर भी नहीं जा रहा है वायरस। तो लेकिन अगर किसी को लक्षण हुए, वो पॉजिटिव निकला और आप उनके नजदीकी संपर्क में थे, आप टेस्ट नहीं करा पा रहे या टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है, आपने सोचा कि टेस्ट कराने की मुझे जरूरत नहीं, मैं इतना संपर्क में भी नहीं थी और मुझे कोई लक्षण भी नहीं है, तो आप 14 दिन आप क्वारंटाइन में जाएंगे। क्वारंटाइन और आइसोलेशन के मतलब जो परिस्थितियां हैं वो समान ही हैं, लेकिन इसमें फर्क इतना ही है कि क्वारंटाइन में आपको मालूम नहीं है कि आप पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, क्योंकि टेस्ट नहीं कराया गया है और टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आई है। अगर टेस्ट पॉजिटिव है तो आप आइसोलेशन में जाते हैं। आइसोलेशन और क्वारंटाइन में एक फर्क ये भी है कि आइसोलेशन में आपको कम से कम 17 दिन रहना है। आपको मालूम है क्योंकि आप पॉजिटिव हैं, तो आपको 17 दिन रहना है, और आइसोलेशन में डॉक्टर को निगरानी रखनी है। क्वारंटाइन में जरूरत नहीं है कि डॉक्टर आप पे निगरानी रखें, ठीक है। तो
आइसोलेशन में डॉक्टर की निगरानी होनी है, क्योंकि यदि कई कुछ गंभीर हो जाए, आप 5 दिन बिल्कुल सही थे, छठे दिन आपको सांस में तकलीफ होना शुरू हो गया और आप आइसोलेशन में हैं, तो आप इमीडिएटली डॉक्टर आपको मतलब वहां से एम्बुलेंस से आपको किसी कोविड हॉस्पिटल में ले जाया जाएगा। तो ये है आइसोलेशन। तो क्वारंटाइन और आइसोलेशन का मायने क्या है कि आप एक अलग कमरे में रहें जिसमें आपके पास अलग टॉयलेट भी रहे, वो दरवाजे आपके बंद रहें, खिड़कियां दरवाजे 14 दिन के लिए, और कोई बाहर से आपका खाना दे, फिर आप उसको अंदर ले लें, आप खाएं, अपने बर्तन को धोएं साबुन और पानी से, फिर आप वो बर्तनों को बाहर रखें, फिर कोई आपका बर्तन ले जाए और हाथ धोए, उसको सफाई करे, मतलब आपको कोई सर्विस प्रदान करे, आपको कोई सेवाएं दे आपकी, कि आपको अगर दवा देनी है, आप पे नजर रखे, आपसे पूछताछ करे, ठीक हो, आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है। कि एक और चीज जो मतलब दिल्ली में तो किया जा रहा है कि एक बहुत छोटा सा मशीन होता है पल्स ऑक्सीमीटर, वो सरकार की तरफ से ही सब पॉजिटिव्स को जो आइसोलेशन में सबको दिया जा रहा है कि आप अपना ऑक्सीजन नाप के रखो, अगर आपका ऑक्सीजन लेवल ठीक है तो कोई नहीं, अगर ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है तो फिर वही इमरजेंसी में आपका एम्बुलेंस आएगा और आपको अस्पताल ले जाएगा। तो आइसोलेशन में हम ज्यादा मतलब निगरानी बरतते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि ये इंसान पॉजिटिव है, और वो इंसान जनरली सिम्टोमेटिक भी होता है, मतलब उसमें निशानियां भी होती हैं, उसमें कोई चिन्ह भी होता है, उसमें कोई लक्षण भी होते हैं। तो हमें ज्यादा निगरानी रखनी होती है, इसीलिए उसको ज्यादा लंबा भी फंसा के रखते हैं कि भाई दूसरों को ना हो, और उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा व्यवस्थाएं भी होती हैं, कुछ दवाइयां भी उसको एक्स्ट्रा दी जाती हैं। तो दवाइयों की भी हमने बात नहीं की है, आगे कर लेंगे। तो यही है फर्क क्वारंटाइन आइसोलेशन में। क्वारंटाइन में जब हमको लग रहा है कि थोड़ी संभावना है, लेकिन हमें ना तो लक्षण है, लक्षण नहीं है हमें, बस हम कांटेक्ट में आए हैं और हमने टेस्ट भी नहीं कराया या नहीं करा पा रहे हैं, तो हम 14 दिन क्वारंटाइन में रहेंगे। 14 दिन बीत गए, हम ठीक रहे, कोई लक्षण भी नहीं आया, कोई दिक्कत भी नहीं आई, हम क्वारंटाइन से बाहर जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइसोलेशन में हम गए इसलिए कि हमारे लक्षण थे, हमारा टेस्ट पॉजिटिव आया, हम आइसोलेशन में रहे, फिर हम ठीक हो गए, डॉक्टर ने कहा आप आइसोलेशन से बाहर आ सकते हैं, आप बाहर चले गए, आपको दोबारा से टेस्ट कराने की कोई जरूरत नहीं है। गाइडलाइंस नहीं कहती कि आपको, आप पॉजिटिव थे तो निकलने से पहले आपको नेगेटिव का टेस्ट दिखाना पड़ेगा, ये कोई गाइडलाइन नहीं कहती है। आप ठीक हो गए, आप ठीक हो गए, आप जाइए बाहर, अपना जीवन व्यतीत करिए। ये है। मैं थोड़ा सा छत्तीसगढ़ का एक परिस्थिति बताती हूँ कि पहले हमारे जैसे साथी लोग देखे होंगे कि जो मजदूर बाहर से आ रहे थे तो उनके लिए क्वारंटाइन सेंटर्स बनाए गए थे उस समय, जो पंचायत ने भी बनाया था। ये बहुत अच्छा चीज है। हाँ, तो कि भाई 14 दिन मतलब क्योंकि ये संभावना थी कि हो सकता है उसमें से कोई कोरोना पॉजिटिव हो, तो इसलिए उनको 14 दिन अलग से रखा जा रहा था। और तो अभी खैर वो उतने क्वारंटाइन सेंटर्स तो शायद नहीं है, अभी बोला जा रहा है कि अब घर में कोई अगर बाहर से आते हैं तो उनको जो है 14 दिन अपने घर में अलग से रहें, कोई आस पड़ोसी के साथ संपर्क न करे। तो अभी उस तरह से गया है, हुआ है बदलाव। और आइसोलेशन में भी छत्तीसगढ़ में ज्यादा अभी तक तो ऐसा हो रहा था कि सभी को उठा के किसी अस्पताल या वो धर्मशाला टाइप या होटल टाइप की व्यवस्था में लिए जा रहे थे जो कोरोना पॉजिटिव हो रहे थे। बट अभी जो है कुछ लोगों के लिए वो घर में भी अगर कोरोना पॉजिटिव भी है तो घर में जिनके पास अलग से कमरा और टॉयलेट है, थोड़ा सा व्यवस्था है घर में, तो उनके लिए वो अलाउ किया गया है। तो थोड़ा सा होम आइसोलेशन और जो फैसिलिटी की जरूरत कब है, तो उसके बारे में वंदना थोड़ा सा बताइए। हाँ, ये बहुत अच्छा मुद्दा है। इस पे एक्चुअली मुझे पहले भी बोल देना चाहिए था कि एक क्वारंटाइन का जो एक और जो कारण निकलता है कि हम कहीं ऐसी जगह से आए हैं जहाँ पे ज्यादा फैलाव है, जैसे कि दिल्ली, मुंबई इत्यादि, और हम अपने गांव जा रहे हैं। तो ये हमारी मतलब एक हमारी ये दायित्व है हमारा एक समाज के प्रति कि हम अगर एक ऐसी जगह से आ रहे हैं जहाँ पे फैलाव ज्यादा है और हम ऐसी जगह में जा रहे हैं जहाँ फैलाव कम है, तो हम इस फैलाव का जरिया ना बने, इसीलिए ये 14 दिन का क्वारंटाइन रखा गया था। और मैं इसको मानती हूँ कि ये सही है। तो हम इससे मतलब कई लोग ऐसे सुनने में भी आता है कि भाई भाग रहे हैं क्वारंटाइन तोड़ के, तो उससे किसको मतलब क्या फायदा है इससे, इसको करने से 14 दिन घर पे रहिए। प्रोटेक्शन, अगर आपको अलग कमरा नहीं भी है तो जितना सीमित अपने आप को रख सकते हैं रखिए ना, क्योंकि इससे आपका भी फायदा है
आपके घर परिवार के लोगों का भी फायदा है, आपके गांव के बड़े बूढ़ों का भी फायदा है और आपके समाज का भी फायदा है, तो ये करना चाहिए। तो ये सही है और मैं खुश हूँ इस बात से कि हमको होम क्वारंटाइन की फैसिलिटी अब मिल गई है। क्यों? इसलिए कि मतलब जरूरत भी नहीं है कि सब कोई घर से, मतलब कि सब कोई को कहीं और जाना पड़े, इसकी जरूरत भी नहीं निकल के आती, क्योंकि 80% लोग ठीक हो जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी की जो व्यवस्थाएं हमने की थी वो भी बहुत अच्छी नहीं थी, पर्याप्त नहीं थी। तो मतलब इतना पुलिस पकड़ पकड़ के ले जा रही, उससे एक बहुत ही अजीब टाइप का माहौल सा हो गया था कि जैसे कि ये मतलब कोई जेल में ले जाया जा रहा है, या कोई हम पॉजिटिव हो गए तो हम कोई क्रिमिनल हो गए हैं। तो वो बिल्कुल नहीं, मतलब ये कम्युनिटी का ही एक ये दायित्व भी है और हमारा काम भी, हमें गौरव से इस काम को आगे बढ़ाना चाहिए, लेना चाहिए। हाँ, हम आए हैं मुंबई से और हम क्वारंटाइन में जाएंगे, हम रहेंगे क्वारंटाइन में, और इसका मतलब हमको और डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाना चाहिए। लेकिन सरकार भी ऐसे नियम बनाए कि क्वारंटाइन हम करने से डरे नहीं और हम मतलब आराम से क्वारंटाइन कर सके। तो जहां तक हो सके घर पे हम रहे, स्पेशली अगर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण नहीं है, तो आप घर पे रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप घर पे ना रहें, कई लोग मेरे, क्योंकि मैं एक हेल्पलाइन की हिस्सा रही हूँ, तो कई लोग चाहते हैं एक्चुअली कि मैं घर पे नहीं रहना चाहता, मैं अलग नहीं रह सकता, मेरे बड़े बूढ़े हैं घर में, मैं उनको रिस्क में नहीं डालना चाहता, मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ कि मेरे को कहीं दूसरी जगह ले जाया जाए। तो उनके लिए बहुत अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो घर के करीब हो, कम्युनिटी बेस्ड क्वारंटाइन सेंटर जिसको कहलाते हैं, या कम्युनिटी बेस्ड आइसोलेशन सेंटर। तो वो अच्छी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, साफ सुथरी, अच्छा खाना मिले, संपर्क रहे, डॉक्टरी निगरानी हो वहां पे, और किसी को कोई दिक्कत ना आए, मतलब वो जेल की तरह ना हो, कोई पनिशमेंट नहीं हो। तो वो एक अच्छी जगह हो जिसमें लोग मतलब अपने वॉलंटरीली, अपने स्वतः तौर से कहें कि हाँ मेरे को वहां जाना है, तो आप स्कूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको अच्छा और अच्छा बनाइए, इसी बहाने से हमारे स्कूल भी थोड़े शायद अच्छे बन जाएंगे, थोड़ा उनका पेंट ठीक हो जाएगा। तो उनको अच्छा बनाइए, साफ सुथरा बनाइए, जिससे कि लोग वहां जाने से डरे ना, है ना। तो हमको ये सब करना चाहिए। जो बाहर से कोई आ रहा है, खासतौर से अभी, क्योंकि गांव में उतना फैलाव नहीं है, शहरों में फैलाव ज्यादा है, तो वो खुद ही से हमको महसूस होना चाहिए कि हाँ हमको 14 दिन सावधानी हम बरत ले, क्या फर्क पड़ रहा है, 14 दिन क्या होता है किसी की जिंदगी के सामने, है ना। तो शायद हमारी जिंदगी ना जाए क्योंकि हम तो जवान हैं और अच्छे खासे हृष्ट पुष्ट हैं, लेकिन हमारी वजह से कोई बूढ़ा अपने जिंदगी के 10 साल पहले ही मर जाए तो उसका हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये बात है। मकसूदन ये टेस्टिंग और क्वारंटाइन के बारे में मकसूदन थोड़ा ये पूछ रहे हैं कि जैसे क्वारंटाइन सेंटर्स में जैसे पॉजिटिव कोई आता है तो फिर तो बाकी जो उस क्वारंटाइन में रुके हुए उनकी टेस्टिंग होनी चाहिए कि नहीं? तो क्वारंटाइन सेंटर में कोई पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। अगर कोई हाँ, पॉजिटिव है तो उसको आइसोलेशन सेंटर में जाना पड़ेगा। हाँ, जैसे मतलब वो जैसे क्वारंटाइन जैसे बाहर से कोई मजदूर आ रहे हैं और वो क्वारंटाइन सेंटर में हैं, उनकी टेस्टिंग कुछ दिन बाद जैसे हो रही है, तो बट आई थिंक ये जो प्रश्न है वो ज्यादा मतलब वो हमारी जो टेस्टिंग की सुविधा के ऊपर वो ज्यादा है कि कितना टेस्टिंग उपलब्ध है, और उसमें लेकिन इसका जो प्रिंसिपल है वो मैं समझाती हूँ कि यदि आप लोग 10 लोग आ जाए मुंबई से, है ना, और आप 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में किसी क्वारंटाइन सेंटर में आपको रखा गया, अब 5 दिन बाद कोई और 10 लोग आ रहे हैं, उनको आपके क्वारंटाइन सेंटर में नहीं जाना है, उनको अलग क्वारंटाइन सेंटर में जाना है। वो इसलिए कि आपके जब 14 दिन खत्म होंगे तो उनके 14 दिन तो खत्म नहीं हुए हैं, तो आपको उनके 14 दिन के हिसाब से और दिन अंदर बरतने पड़ेंगे, है ना। तो ये आपको बैचेस जो होते हैं ना उनको थोड़ा अलग रखने की जरूरत है, ये समझना जरूरी है। लेकिन कोई भी अगर टेस्ट पॉजिटिव हो गया तो उसको, जिनका टेस्ट नहीं हुआ उनके साथ नहीं रुक सकता ना वो इंसान, या तो सभी का टेस्ट होना पड़ेगा या फिर उसको इमीडिएटली अलग कर देना पड़ेगा और उस क्वारंटाइन सेंटर पे और निगरानी रखनी पड़ेगी कि भाई और किसी को, या जो उसके आइडियली तो अगर कोई क्वारंटाइन सेंटर में टेस्ट होके पॉजिटिव निकलता है तो सारे क्वारंटाइन सेंटर के लोगों का टेस्टिंग होना पड़ेगा। अगर सब पॉजिटिव निकल गए उस क्वारंटाइन सेंटर को आइसोलेशन सेंटर करार कर दीजिए, है ना। एक्चुअली आपने बहुत सही बोला, आई थिंक मकसूदन का जो प्रश्न भी उसी से संबंधित था कि यहाँ पे बहुत गलतियां की है जिला प्रशासन ने कि उन्होंने मतलब बैचेस के बैचेस सेम ही जगह, मतलब किसी का 13 दिन खत्म होने वाला था तो और नया कोई व्यक्ति उसी के साथ रोक दिया, तो मतलब
हाँ, तो ये मुद्दा कुछ सर्वे वो इंक्वायरी मतलब एक जॉइंट मतलब विजिट, यदि आपके पास दूसरी जगह नहीं थी तो मैं क्या करती कि मैं वो 13वें दिन वालों को घर भेज देती, उनको फिर होम आइसोलेशन के लिए थोड़ा बोल देती, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा उनसे, अगर देखिए हमारे सब जगह में ऐसा अलग कमरे की भी वो नहीं है व्यवस्था, लेकिन 13 दिन निकल ही चुके हैं, वो एसिम्प्टोमेटिक है, तो ज्यादा से ज्यादा उसके 4 घर परिवार के लोगों को ही होगा फिर। लेकिन अब नए लोगों को ला रहे हैं उसी क्वारंटाइन सेंटर में, तो जितने लोग वहां पे थे और उनके जरिए से उनके घर परिवार में और लोग, मतलब तो इसका कुछ प्रैक्टिकली कुछ किया जा सकता था अगर आपके पास जगह नहीं भी थी, तो भी आप बहुत कुछ, मतलब समझदारी की कमी है एक तरीके से ना, नियम, एक नियम के प्रति चीजों को करना, ना कि एक समझदारी के प्रति चीजों को करना। तो अगर अभी आप जिला प्रशासन से बात करेंगे, उनकी उतनी समझ भी नहीं होगी जितना अभी इस सभा में बैठे लोगों की अब समझ बन रही है, क्योंकि उनके साथ किसी ने ये कार्रवाई की नहीं है। तो अभी भी अगर मकसूदन जैसे और बाकी साथियों को भी बोलते हैं कि अभी भी ऐसा अगर हो रहा है कि क्वारंटाइन सेंटर्स चल रहे हैं और उसमें नए नए लोगों को सेम कमरे में या सेम जो पुराने लोगों के साथ रखा जा रहा है, तो उसके ऊपर आप जरूर ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें या हमें भी संपर्क करें, हम भी बात कर सकते हैं। और मतलब इसमें भी कॉम्प्रोमाइज कभी भी करना, जैसे अभी मैं जो ये जो होमलेस लोगों के लिए व्यवस्थाएं चला रहे हैं, होम्स चला रहे हैं बच्चों के लिए, तो उनके साथ यही चर्चा चल रही थी कि उनके पास इतना इंतजाम नहीं है कि वो हर रोज ही एक एक बच्चा आ रहा है तो क्या करेंगे ना, तो और अलग कमरे नहीं है उनके होम्स में, तो हमने ऐसा सोचा कि चलिए जो मतलब 1 हफ्ते के अंतर्गत जो ऐसे आ रहे हैं उनको कम से कम अलग बैचेस बनाना, उसमें 1-2 दिन का इधर उधर हो सकता है, पर आपका मतलब क्वारंटाइन शिफ्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, जो उसमें आखिरी जो आया उसके 14 दिन हमको मान के चलना चाहिए आइडियली स्पीकिंग। तो इस तरीके से ये करना पड़ेगा कि भाई 1-2 दिन इधर उधर हो गया, डजंट मैटर, इतना भी स्ट्रिक्टली नहीं हम कर पाएंगे अगर हमारी व्यवस्था नहीं हो पाती है तो, नहीं तो होम आइसोलेशन और होम क्वारंटाइन की जो अब संभावना बनती जा रही है वो हमको थोड़ा अलाउ करती है, थोड़ा हमको फ्लेक्सिबिलिटी हमको दे रही है थोड़ी। बिल्कुल। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर एक प्रश्न आया था वैक्सीन के बारे में और क्लिनिकल ट्रायल्स के बारे में, तो थोड़ा सा या तो दवाइयों के बारे में कि इस बीमारी में किस तरह की दवाई दी जाती है या जरूरत होता है कि नहीं, और साथ में वैक्सीन को भी अगर आप जोड़ सकते हैं तो देखिए दवाइयों का ऐसा है कि कोई भी दवाई अभी साबित तौर से कोविड-19 को मारती नहीं है, लोग अलग अलग टाइप की दवाइयां दे रहे हैं, सरकारी व्यवस्थाएं भी दे रही हैं, तो मैं इतना ही कहूंगी कि अगर कोई डॉक्टर आपको दवाई प्रिस्क्राइब कर रहा है तो आप उसको प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से लीजिए, अपने आप से कोई भी दवाई खरीद के मत खाइए प्लीज, मेरा हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि दवाइयों को मत अपने मुंह में डालते फिरिए, ये भी एक आम चीज है जो अब तक हमारे दिमाग में घुस चुका होना था, ये केवल कोविड-19 की समस्या नहीं है, हम लोग जितना दवाई खाते हैं बेकार में खरीद क्योंकि हमारा एक विश्वास घर हो गया है दिमाग में, जिसमें मतलब कंपनी का तो बड़ा फायदा है, डॉक्टरों और कंपनी का तो बड़ा फायदा है कि बिना दवाई के तो हम जिंदा ही नहीं रह सकते, बिना दवाई के तो हम मतलब बीमारी से जूझ ही नहीं सकते, ये गलत धारणा है। तो अपने आप से दवाइयां मत खाइए, अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर रहा है उसका प्रिस्क्रिप्शन सही है गलत उसमें जाने का मतलब स्कोप नहीं है मुझे, लेकिन तब आप डॉक्टर की निगरानी में दवाइयां आप लीजिए जो भी आपको दी जा रही हैं, कोई विटामिन सी दे रहे हैं, जिंक दे रहे हैं, कह रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ती है, उसमें कोई ज्यादा नुकसान भी नहीं है, वो दे रहे हैं तो दे रहे हैं। बस एक चीज कहूंगी कि जहां तक HCQ का सवाल है, इसमें सचेत रहिए कि HCQ बिना किसी का ECG किए, और ECG कोई डॉक्टर यदि नहीं देखता है और उसको एग्जामिन नहीं करता है तो HCQ को नहीं देना चाहिए, ये बात मैं कह रही हूँ आपको कि डॉक्टर अगर कर रहा है तो गलत कर रहा है। HCQ नाम की जो दवाई है जो क्लोरोक्विन से वास्ता रखती है, वो बिना ECG किए, बिना, और ECG की कोई रिपोर्ट नहीं आती है, ECG को डॉक्टर को देखना पड़ता है, ऐसा डॉक्टर जो ECG को समझे, मेरे को ECG दिखा दीजिए, मैं तो बच्चे की डॉक्टर हूँ, बच्चे ECG कराते नहीं, मैं तो अभी नहीं पढ़ पाऊंगी ECG को, तो उसको ECG की आपकी रिपोर्ट आपका ECG कोई पास करे और आपसे कोई बातचीत करे, आपको एग्जामिन करे, उसके बाद ही HCQ का कोर्स आपको लेना चाहिए, ये बात मैं साफ बता रही हूँ। बाकी एजिथ्रोमाइसिन दे रहे हैं, तरह तरह के एंटीबायोटिक्स दे रहे हैं, जो डॉक्टर बता रहा है कर लीजिएगा, बिना डॉक्टर के दवाइयां मत खाते फिरिए, कोई फायदा नहीं। अब आई वैक्सीन की बात,
देखिए वैक्सीन तो मतलब दुनिया में बनी है तो वो किसी इंसानी ट्रायल के बाद ही उसको निकाला जा सकता है और कोई तरीका नहीं है, इसलिए ट्रायल्स तो होंगे ही। अगर कोई भी दवाई भी आएगी दुनिया में, और दवाइयाँ केवल मतलब अभी तो मैं दवाइयों की खराबी की बात कर रही हूँ, लेकिन दवाइयाँ हमारी जान भी बचाती है ना। बात यह है कि सही सेवन मतलब दवाइयों का सही सेवन कैसे हो, और सही सेवन किसी डॉक्टर की निगरानी या ट्रेन नर्स की निगरानी से ही होता है। अपने आप से खरीद के या दवा की दुकान से मतलब प्रिस्क्रिप्शन ले लेके खाना, ये कोई सही सेवन नहीं है दवाइयों का। तो दवाइयां अपने आप में बेचारी ना तो अच्छी हैं ना बुरी हैं। अगर उनका सही उपयोग करें तो वो जान बचाएंगी, अगर उनका बुरा उपयोग करेंगे तो हमारी बॉडी को हानि पैदा करेंगी। तो दवाइयां बनती कैसे हैं, उनमें ट्रायल तो होना ही होगा। अब ट्रायल सही तरीके से हो, इसका हमको सचेत रहना है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे लोगों पे ट्रायल हो जाए जिनको खतरा ज्यादा है, जिनको बताया भी नहीं गया कि भाई उनके साथ कोई एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई ट्रायल हो रहा है। तो ये हमको सचेत रहने की बात है कि भाई ऐसा तो नहीं हो रहा है। आई एम नॉट श्योर कि छत्तीसगढ़ में किसके साथ हो रहा है ट्रायल या नहीं हो रहा है, आई डोंट थिंक हो रहा है। हमारे यहाँ भी ट्रायल्स हो रहे हैं। ट्रायल नहीं होगा, ट्रायल्स को रोक देंगे तो वैक्सीन भी नहीं निकल सकता। तो ट्रायल्स होना है, लेकिन ट्रायल्स को एथिकली होना है, बराबर तरीके से होना है कि किसी को खतरा ना हो, किसी को जान माल का खतरा ना हो। सब एकदम जानते हुए सोचते समझते हुए ट्रायल में अपने आप को स्वतः प्रस्तुत करें, वॉलंटरीली ना, एक वॉलंटरी रूप से कहें हाँ मैं इस बीमारी के वैक्सीन के ट्रायल में मैं घुसना चाहता हूँ, मुझे रिस्क मालूम है और तब भी मैं इस ट्रायल में शामिल होना चाहती हूँ, तभी वो ट्रायल उस पे होना होगा। मतलब कंसेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एथिकल ट्रायल्स पे निगरानी रखना दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बट ट्रायल को ही मना कर देना मतलब आप वैक्सीन को मतलब वैक्सीन की संभावना को खत्म कर देंगे। तो अभी मेरे हिसाब से अगर थोड़ा सा हम अपने कार्य क्षेत्र की बात करें, क्योंकि हमारे साथ जो अभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, समाज सेवी कार्यकर्ता हैं और अभी बिलासपुर से भी जुड़े हैं, ये तो उसमें आपका क्या सुझाव रहेगा कि आज की तारीख में हम लोग गांव में बैठक करना शुरू कर सकते हैं क्या? जो हम समूह के बैठक करते हैं या अपना फील्ड का काम, एक सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आपके क्या सुझाव होंगे? सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी कि इस पे कोई स्टेट की कोई गाइडलाइन या कोई इसका कोई नियम निकला है कि नहीं? नहीं, आई मीन कुछ कुछ जगह जैसे जब लॉकडाउन होता है तब तो सब कुछ बंद हो जाता है, बट उसके अलावा ऐसे कार्य करने के हिसाब से कोई गाइडलाइन नहीं है। मतलब लॉकडाउन के अलावा और कोई गाइडलाइन तो मेरे नजर में नहीं है। तो एक बात जो मैं अन्य तौर से दोहराती हूँ हर ही ऐसी सभा में, और सच में ये मेरी शायद 20वीं 25वीं सभा होगी, कि नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। जो भी नियम है, अगर वो केंद्रीय नियम है या वो राज्य सरकार के नियम है, कई नियम जो है वो राज्य राज्य पे निर्भर हैं और अलग अलग नियम अलग अलग राज्यों में चल रहे हैं, क्वारंटाइन के लिए भी, आइसोलेशन के लिए भी, और इन चीजों के लिए भी कि कौन सी सेवाएं आप कर सकते हैं, जिम खोलना, रेस्टोरेंट खोलना, ये सब पे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम है। तो अपने राज्य की जानकारी रखिए। किस लिए ऐसा कह रही हूँ कि एक तो जानकारी के पीछे कुछ सोच भी होता होगा, लेकिन ये भी कि एक मतलब काफी ताकतवर एक सरकारी कानून है जो आजकल लागू है, जो है डिजास्टर मैनेजमेंट का जो कानून है। तो हम कोई भी इस कानून के तहत ना फंसे, खास तौर से एनजीओस, क्योंकि निगरानी भी ज्यादा होती है। सरकार खुद कितनी भी लापरवाही बरत ले, लेकिन एक एनजीओ, खासतौर से एक मतलब अधिकारों पे काम करने वाले लोग और एनजीओस अगर लापरवाही बरतते हैं तो उनको उनपे तो मतलब डंडा आना बहुत ही लाजमी हो जाता है। तो बी केयरफुल प्लीज, फॉलो द रूल्स एंड फॉलो द गाइडलाइंस। गाइडलाइंस जानबूझ के बहुत ब्रॉड रखी जाती हैं कि उसका कोई भी इंटरप्रिटेशन कैसे भी कर लेता है, तो उसमें फंसने का भी उतना ही चांस है और निकलने का भी उतना ही चांस है। जो लोग मतलब सिस्टम से जुड़े हुए हैं वो निकल जाते हैं, और जो लोग कभी कभी सिस्टम के खिलाफ बोलते हैं वो फंस भी जाते हैं। तो कीप ट्रैक ऑफ योर मतलब स्टेट गाइडलाइंस, जिनकी फेमिलियरिटी मतलब उनसे मैं वाकिफ नहीं हूँ, तो उसका आप जरूर बताते रहिएगा। कहूंगी इतना ही कि अगर ब्रॉड गाइडलाइन, किसी ने गाइडलाइन का पूछा, अच्छा सवाल है, सारे गाइडलाइंस ऑनलाइन अवेलेबल हैं, राष्ट्रीय गाइडलाइंस, और बहुत ही
डिटेल्ड है और अच्छे गाइडलाइंस है मेरे हिसाब से, उनमें कोई बहुत खास खराबी नहीं है। जो खराबियां रही है उन पे हम लड़े हैं और हम जीते हैं। जैसे यूपी में था कि भाई होम आइसोलेशन परमिटेड ही नहीं था, तो सबों ने बोला कि भाई इसको आप, इस मामले को आप रद्द करिए, तो फिर वो हो गया। दिल्ली में भी ऐसे बातचीत काफी बार आई गई तो उसको रद्द करा दिया गया। तो गाइडलाइंस ठीक ही है मेरे हिसाब से। तो अगर गाइडलाइंस ये कहती है कि 5 लोगों में ही सभा हो सकती है या 10 लोगों में या 20 लोगों में, इसका आप पता कर लीजिएगा। ऐसा है तो उसका पालन करिए, और उसको लेके फिर जो 4 चीजें मैंने कही हैं वो कहीं नहीं जाती हैं, आप कुछ भी करिए। तो आप दूरी बरतिए, मास्क पहनिए, हाथ धोइए, सैनिटाइज करिए अपनी सभा को और करिए अपनी सभा, लेकिन बिना उसको करे मत करिए, क्योंकि फिर आप क्या आप मैसेज भेजेंगे समाज में कि हाँ कुछ भी करते रहो, फर्क नहीं पड़ता है, करते रहो, आम जिंदगी वैसे ही व्यतीत करो जैसे पहली थी। तो वैसे ही का ये भी मतलब है कि थूकते चलो, गंदे हाथ रखो, साफ सफाई ना बरतो, और सरकार को भी नहीं हावी करो कि भाई वो भी ये सब करे जो उसको करना था, कूड़े की सफाई और पानी की सफाई, पानी की उपलब्धता, टॉयलेट, है ना, वो सब चीजें। तो वो नहीं है, मतलब ये जो मामला है कि हम फिर से वापस उस दौर में चले जाएं, 2019 से पहले का दौर था, वो मेरे हिसाब से भी सही नहीं है। हमको एक नए दौर पे ही निकलना है। ये नया दौर तो कब से आ जाना चाहिए था। अब कोविड ने बोल दिया है भाई नया दौर लाओ तो हम कर रहे हैं, ये तो बकवास ही है, मतलब ये तो बहुत दुख की बात है। तो ये नया दौर तो अब कम से कम इसी बहाने तो आए। तो वो सब चीजें हमें बरतनी चाहिए, साफ सफाई, अपना दूरी, थोड़ा दूरी रखना। आई नो कि मतलब ट्राइबल इलाकों में तो सट के बैठने का एक माहौल और आदत है और हमें अच्छा भी लगता है, तो ये दूरी बरतना थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, ये मैं जानती हूँ, मुझे भी बहुत खराब लगता है। लेकिन फिलहाल तो इसको आप बनाए रखें। जब हम सब में इम्यूनिटी आ जाएगी तो फिर इसको शायद, ये एक चीज है जिसको हम खत्म, मतलब मास्क और दूरी बरतना, ये चीजें बाद में चली जाए तो कोई बुराई नहीं है जब ये पैंडेमिक खत्म हो जा रहा है। लेकिन हाथ धोना और जगहों को साफ रखना, ये मामला हमारा निरंतर चलना चाहिए। थूकना वगैरह बंद करना, ये मामला हमारा जिंदगी भर तक और हमेशा तक इसको जारी रखना है। तो सभाएं करिए, नंबर्स का ध्यान रखिए कि क्या आपका कर्फ्यू का क्या नंबर है अभी फिलहाल। जैसे कहा गया है कि विवाह में 50 लोग से इकट्ठा, ज्यादा नहीं इकट्ठा हो सकते हैं। रिलीजियस उसमें क्या, तो उसी का एक्सट्रैपोलेशन से आप ले सकते हैं शायद, बट जस्ट बी केयरफुल विद द स्टेट रूल्स एंड गाइडलाइंस ऑन दैट। हाँ, तो मेरे हिसाब से मतलब उस तरह का तो है जो डिजास्टर वो एक्ट के तहत आई थिंक 6 लोग या 5 या 6 लोगों का एक लिमिट है इकट्ठा होने में। तो इसी के चलते आई मीन जैसे आपने बोला कि शादी में 50 या इस तरह का है, बट फिर भी हम देखते हैं कि कई जैसे धार्मिक आयोजन होता है या शादियां होती है, तो उसमें बहुत लोग फिर जुट जाते हैं। तो उसमें आप थोड़ा सा कुछ अपना सुझाव दीजिए कि मतलब देखिए, एक तो है कि धीरे धीरे हम अब लॉकडाउन 3 में हैं, तो धीरे धीरे मामलों को तो खुलना है ही। आज 50 है, कल 100 होगा, तो ये तो निरंतर, तो ये मामला तो मतलब खुलने के ही तरीके से चल रहा है, और जो सही भी है, खुलना ही है। तो मुझे इस बात से मुझे इतनी दिक्कत नहीं है कि लोग ज्यादा इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन होना नहीं चाहिए, मतलब फैलाव ज्यादा ही बढ़ेगा, तेज बढ़ेगा। एक चीज जो मतलब शायद स्पष्ट अगर नहीं है तो हो जानी चाहिए कि हम फैलाव, हमारा जो ये सब इतनी बातचीत जो हो रही है ना, उसका उद्देश्य ये नहीं है कि फैलाव 0 पे आ जाए, हम नहीं कर सकते, क्योंकि ये बहुत इन्फेक्शियस है, एक से दूसरे में बहुत तेजी से फैल जाता है, बहुत आराम से फैल जाता है, तो हम ये कर ही नहीं पाएंगे। मतलब अपना उद्देश्य अगर हम ऐसा रखते हैं कि किसी को ना हो, ये नहीं हो सकता है, फैलेगा। हमारा उद्देश्य ये है कि जो हाई रिस्क हैं, जिनको मौत की ज्यादा चांस है, वो प्रोटेक्टेड रहे, एक तो ये, और दूसरा कि इतनी तेजी से ना फैले कि हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, मतलब हमारे कितने बिस्तर हैं अस्पतालों में, कितने वेंटिलेटर हैं, कितना ऑक्सीजन है, इतनी तेजी से ना फैले कि अचानक से लाखों करोड़ों लोग बीमार हो गए और हमारे पास व्यवस्था नहीं है ना। हमको इसकी गति को धीमे करना है और कुछ लोगों को बचा के रखना है जिनका मरने का ज्यादा चांस है, इतना ही हमारा काम है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि इकट्ठा ना हो। अब जो इकट्ठा हो रहे हैं उसमें कौन बड़ा बूढ़ा है, कौन देख रहा है कि भैया कौन रिस्क पे है, कौन नहीं है, क्या कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल बरतना है ना, तो इसीलिए इसमें दिक्कत है। तो एक मतलब ब्रॉडली मैं कहूंगी कि खोलिए चीजों को, लेकिन धीरे धीरे और कंट्रोल से खोलिए, जहां जरूरत नहीं है उसको ना खोलिए, और एक बराबर से खोलिए। ये ना होना कि भाई
मंदिर में लोग घुस रहे हैं तो 100 लोग भी घुस सकते हैं, लेकिन मस्जिद में घुस रहे हैं तो उनको पकड़ेंगे, ऐसा ना हो ना, फिर उसमें कोई गैर बराबरी ना निकले, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है। और सरकार भी इस तरीके की बायस्ड मतलब गैर बराबरियां ना करे, इस बात पे थोड़ा ध्यान रखना है। धीरे धीरे खुले, अब इसमें कितना धीरे कितना तेजी से कोई नहीं कह सकता, कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है। लेकिन अपने आप ही ये सोच लीजिए कि मतलब जो जरूरी चीजें हैं उसके मतलब एक जिम्मेदार इंसान के तहत हम अपने आप को पेश करें, इतना ही कहूंगी। अब वो कितना भर है उसका कोई नियम नहीं, कोई लगा नहीं सकता, तो फॉलो द गाइडलाइंस, जो भी गाइडलाइन निकल के आ रही है। हाँ, अभी संगीता ने शेयर किया है कि छत्तीसगढ़ में गाइडलाइंस के हिसाब से बैठक में 10 से ज्यादा लोग नहीं होना चाहिए, जो और जो क्रिमेशन, जो मौत अपना मौत होने पे जो उसमें जो सेरेमनी, उसमें 20 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और शादी में 50 लोगों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का एक है। और इसी जी और नहीं आ रही इसी भैया। के मुक्ता, नहीं, आप नहीं। बस रहा है, कोई मुक्ता, बोल आप रहे हैं पर अपना म्यूट कर लीजिए। दिख मुक्ता, बस रहे हैं। हाँ, हेलो। तो दक्षिणा एक सेकंड, कुछ लोग होंगे जी जो शायद चैट बॉक्स में नहीं लिख पा रहे हैं लेकिन जी कुछ पूछना जी चाहते जी हैं, तो उनको भी थोड़ा हाँ 5 मिनट या 10 मिनट जी बाद जी में। बिल्कुल। हाँ, अभी एक मतलब इसी के सिलसिले में एक और पूछना चाह रही थी कि हमने देखा है कि कई जगह जैसे टीकाकरण वगैरह भी नहीं हो रहा है गांव में, या तो एक समुदाय के स्तर पे मतलब हमको मतलब जो हमारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं या आंगनबाड़ी है, मध्याह्न भोजन सेवाएं हैं, तो मतलब क्या मांग हमें रखने की जरूरत है कि ये चीजें अभी शुरू हो जाए, या उसके ऊपर थोड़ा सा आप अपना विचार दीजिए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, अभी सब कोविड-19 करते फिर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भैया मलेरिया चला गया दुनिया से, या टीबी चला गया, या लोग बच्चे ही नहीं पैदा कर रहे, या बच्चे नहीं पैदा हो रहे। तो ये कोविड-19 के चक्कर में कोई दूसरी चीजों से मर जाए तो क्या दिक्कत नहीं है इस देश को? मतलब ये तो एकदम ही बकवास टाइप का बन गया है कि भाई कोविड-19 से एक मरा तो ठीक है, बाकी लोगों और चीजों से मरते रहे, कोई किसी को कोई ध्यान ही नहीं है। तो बाकी स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को सबको चलना जरूरी है, और इस पे हम लोग जोर दिए जा रहे हैं, एज जैसे एज राइट टू फूड इत्यादि, और कई कई तरीकों से। तो वो एक जोर बराबर चलना चाहिए। हाँ, कोविड-19 से ध्यान हटाने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को खतरा है जान का, चाहे वो किसी भी चीज से हो, वो खतरा उसकी जान को है, तो उसको उतनी ही गंभीरता से लेना पड़ेगा ना। अगर किसी का खून बह रहा है और उसको एक्सीडेंट हो गया, और मतलब आप उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि सारी व्यवस्था है कोविड-19 जिसमें 80% लोग तो ठीक ही हो जाएंगे बिना कुछ किए, तो ये तो बिल्कुल ही बकवास चीज है, इस पे ध्यान रखने की जरूरत है। तो हमारी जो आम व्यवस्थाएं हैं, इम्यूनाइजेशन की व्यवस्था होनी चाहिए, और यही सब प्रिकॉशंस बरतते हुए। देखिए, किसी भी परिस्थिति में कोई मेरे को कोई भी परिस्थिति लाके देगा ना कि इसमें क्या करें, तो मेरा जवाब ये नहीं होगा कि इसको बंद कर दो, मेरा जवाब होगा कि ऐसे करो, ऐसे ऐसे हो सकता है। हमारा काम है तरीके निकालना, ना कि चीजों को बंद करना। तो ये तो प्रशासन की बहुत ही एक मतलब बहुत ही बुरा इनका एक रहा था कि हर चीज को बंद कर दो, बस कोविड पे ही फोकस करो। हमारा काम होता, यदि हम सच में अच्छे प्रशासक होते, कि भाई अच्छा सावधानी बरतते हुए, कोविड को ध्यान में रखते हुए ये कैसे किया जाए, इम्यूनाइजेशन कैसे किया जाए, खाना कैसे, उसका बटवारा कैसे हो, वो सोचना, ना कि भाई सब कुछ सब और चीजें दरवाजे बंद कर दो, है ना। तो इम्यूनाइजेशन कैसे हो सकता है? आप कई बार इम्यूनाइजेशन कर दो, महीने में 10-10 लोगों को ही बुलाओ, और अपनी ये दूरियां बरतो, अपना सारा आप केयरफुली करो, अपने हेल्थ वर्कर्स को सबको N95 दो, सबको सैनिटाइजर दो, सबको हाथ धोने की व्यवस्था, सबको ये ट्रेनिंग दो, सबको ये सपोर्ट दो कि भैया तुमको कुछ होगा, हम हैं तुम्हारे पीछे, ध्यान रखेंगे तुम्हारा, करो अपना काम। समुदाय में भी ये सब बात करो। तो जिस तरीके से हमको आगे बढ़ना चाहिए था, एक जिम्मेदार और लेकिन एक ऑल्सो विश्वासजनक तरीके से, उस तरीके से ना करना, और इसको एक पुलिसिंग का मामला बना देना कि भैया डंडा मार तरीके से, मैं कह रहा हूँ इसलिए करो, मैं जो कह रहा हूँ वो करो, वो नहीं चलता है ना। ये तो हमारी अपनी दिक्कत की बात है, हमारी अपनी जिंदगी की बात है। तो सब कुछ चलना चाहिए, ये सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे तो लौट ही रही है। खैर, अब हमारी मांग एक ये भी है कि भाई अब गर्म खाना भी, गर्म पका हुआ खाना भी दीजिए। मतलब मुझे इतनी दिक्कत नहीं थी इस बात से कि हम केवल टेक होम राशन ही दे रहे हैं या ड्राई राशन ही दे रहे हैं, क्योंकि लोग भी घर पे ही थे,
तो वो भी घर से बाहर नहीं जा रहे थे, तो वो पका के अपना खा रहे थे, लेकिन अच्छा उनको उपलब्ध होना चाहिए था और सबको उपलब्ध होना चाहिए था। ये बात ज्यादा थी जरूरी कि क्या सबको मिल रहा है, क्या सबको बट रहा है, कोई नजर रख रहा है, कोई निगरानी रख रहा है, कोई मदद कर रहा है, ये ज्यादा मामले थे। लेकिन अब तो धीरे धीरे एनीवे सर्विसेज को खुलना ही चाहिए। एंड एक्चुअली छत्तीसगढ़ में ये हुआ है कि इवन जो टेक होम राशन जो उन्होंने चालू किया आंगनवाड़ी के लिए, वो बहुत अपर्याप्त रहा है। मध्याह्न भोजन में फिर भी दाल चावल सोयाबीन बड़ी तेल वेल दिए हैं, हमने PIL किया उसके बाद, लेकिन आंगनवाड़ी में सिर्फ जो पाउडर है, रेडी टू ईट पाउडर ही दे रहे हैं, जबकि महिला और बच्चों को तो दाल चावल भी उनको देने की जरूरत थी। बिल्कुल सही। एंड जो बीमारियों की बात है कि दूसरी बीमारियों का इलाज नहीं हो रहा है, वो मेरे हिसाब से जितने साथी अलग अलग जिलों से जुड़े हैं वो भी चैट में भी लिख रहे हैं, हरेंद्र जो बिलासपुर से जुड़े हैं, ये बहुत बड़ी समस्या रही है। ट्रांसपोर्ट का भी रहा है और साथ में अस्पतालों का भी नहीं खोलना या इनको मतलब रिफ्यूज करना कि हम नहीं इलाज करेंगे। और इनफैक्ट बहुत बड़े स्तर पे जो हमने एक देखा था कि प्राइवेट से सरकारी अस्पतालों में लोग जाना शुरू किए थे पिछले 1 दशक से NRHM के बाद, अभी वापस झाड़ फूक और झोला छाप और इस तरह के लोग, क्योंकि वही लोग इस दौरान सेवाएं दे रहे थे। जी, तो उसमें बहुत एक बड़ा मुझे लगता है स्वास्थ्य सेवा में झटका लगा है। एंड साथियों को मैं बोल दूं कि इसके अगले कड़ी में एक्चुअली हम खास तौर पे जो सरकार की क्या जवाबदेही है भोजन के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में और काम देने के, काम का अधिकार के मामले में, और उसमें जो मजदूर साथी आए हैं दूर बाहर से और अभी अपने गांव में रुके हुए हैं, तो उनके लिए क्या योजनाएं सरकार दी है, तो हम इसके अगले कड़ी में हम छत्तीसगढ़ के कुछ जो साथियों के साथ इसके ऊपर और चर्चा करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा खोलना चाहूंगी, अगर कोई अपना प्रश्न पूछना चाहे। और उत्तम सिंह जी हैं जो शायद अपना हाथ उठाए हैं, तो मैं बस रिक्वेस्ट करूंगी कि वो एक ही व्यक्ति अपना अनम्यूट करके अपना बात रखें। उत्तम सिंह। और कोई अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो आप अपना अनम्यूट कर दीजिए, मैं देखूंगी फिर मैं आपको बुलाऊंगी। जब तक लोग कर रहे हैं तो ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मामला ना, ये बंदी भी बहुत नाइंसाफ बंदी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के पीछे तो हमको लगे रहना चाहिए कि भाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट खुले और उसमें क्या चेंजेस लाने की जरूरत है कि वो मतलब थोड़ा बचाव के साथ उसका उपयोग हो सके। लेकिन ये तो हमारी लाइफलाइन है, मतलब बिना पब्लिक ट्रांसपोर्ट के गरीब इंसान तो ना तो उसका रोजगार, ना उसका स्वास्थ्य, ना कोई सेवाएं, ये तो बिल्कुल ही गलत है। इसके पीछे भी पढ़ने की बहुत जरूरत है। उत्तम सिंह, आप कुछ पूछना चाहेंगे? और कोई अगर कोई प्रश्न पूछना चाहेंगे आप अपना अनम्यूट करके कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ मैं हाँ डॉक्टर गांधी बोलिए। जी जी मैं ये पूछ शॉर्ट रखिएगा और बस जी ये कोरोना वायरस का और माइस्थीनिया ग्रेसिव जो पेशेंट, उनका क्या असर ज्यादा होता है, ये जानना मैं चाह रहा था। देखिए, इतना शोध तो बिल्कुल ही नहीं है कि कोई देखा हो कि माइसीनिया ग्रेविस और कोरोना का कोई संबंध है कि नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि किसी को भी कोई लंबी बीमारी, क्रॉनिक इलनेस है, उनको थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, क्योंकि माइसीनिया ग्रेविस में आपकी छाती के जो पसलियां हैं वो भी अच्छे से नहीं काम कर पाती हैं, तो आप मतलब आपका खांसी वगैरह पे भी दिक्कत होता है, आपकी जनरल एक कमजोरी होती है। तो हाँ, ये कहा जा सकता है कि उनका रिस्क ज्यादा है। और कुछ जो दवाइयां हम लोग लेते हैं माइसीनिया ग्रेविस में, उससे हमारी इम्यूनिटी पे भी असर हो सकता है। तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि थोड़ा रिस्क ज्यादा होगा। जी, थैंक यू मैम। और कोई पूछना चाहेंगे? मुझे एक सवाल है सुलक्षणा जी। हाँ अदिति। हाँ, हाँ,
कि जब हम हियरिंग इम्पेयरमेंट या डेफ लोगों की बात करते हैं, डेफ लोग जनरली एक तो इशारों से या फिर लिप रीडिंग से यानी पता करते हैं कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है। और अगर हम मास्क लगाए हैं तो उनको बड़ी दिक्कत हो रही है कि सामने वाला क्या बोलना चाह रहा है, क्योंकि सामने वाले को इंडियन साइन लैंग्वेज आएगी ये मुमकिन नहीं है हर एक लोगों को। तो इस दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि सारे लोग तो ट्रांसपेरेंट मास्क नहीं पहनेंगे, तो ये बड़ी तकलीफ थोड़ी देखी जा रही है। देखिए जब ऐसा हाँ मतलब अगर किसी विशेष परिस्थिति में ऐसा हो रहा है तो जैसे अगर हमारा कोई क्लिनिक है या हमारा कोई इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे इस बात को हमें, मैं आम कम्युनिटी और सड़क की बात नहीं कर रही हूँ, मतलब मैं कह रही हूँ कि यदि कोई क्लिनिक है या कोई सेंटर है, कोई केंद्र है जहाँ पे ऐसे व्यक्ति आ रहे हैं, तो बहुत कुछ हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि एक प्लास्टिक का स्क्रीन रखना या फेस गार्ड का इस्तेमाल करना, दूरी थोड़ा अधिक थोड़ा दूरी बना देना, जिससे कि मतलब आप उस कमरे, क्योंकि उसमें आपको उतना पास रहने की जरूरत नहीं है, तो आप 2 गज से भी ज्यादा दूरी आप बना के रखिए और फिर अपना मास्क हटाइए। तो ये कुछ चीजें एट इंस्टीट्यूशनल लेवल हम कर सकते हैं। समुदाय के लेवल में तो थोड़ी कठिनाई रहेगी, लेकिन कम से कम हम इतना तो कर सकेंगे, यदि हमको मास्क अपना हटाना ही है तो थोड़ा दूरी रखिए। मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों ने अभी तक एक ट्रांसपेरेंट मास्क का इजाद क्यों नहीं किया है। एक्चुअली हो गए हैं, विदेश में तो ट्रांसपेरेंट मास्क भी आ गए हैं, तो हम लोग भी थोड़ा देख सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट मास्क का हम सोर्स कर सकें। देयर इज नो रीजन नॉट टू हैव अ ट्रांसपेरेंट मास्क, है ना। एंड मुझे लगता है कि विदेश में जैसे आपने बोला कि कुछ इस तरह का प्रयोग हुए हैं और बने हैं प्लास्टिक इंडिया का में। मतलब हाँ, तो उस टाइप का प्लास्टिक रहेगा जिसमें आप देख सकेंगे, वो भी हो जाएगा। चंद्रकांत, हाँ मकसूदन, हाँ पूछिए। हेलो, मुझे सुन पा जी? मुझे एक प्रश्न था मेरा, जैसे कभी जितने गर्भवती आए हैं या फिर हॉस्पिटल है उसको जैसे बंद कर दिया जाता है या फिर मना कर दिया जाता है इलाज के लिए, तो इस सब से हम कैसे निपट कि जो गर्भवती ये तो एक प्रैक्टिस का मामला है। देखिए नियम से तो किसी को भी नहीं आप मना कर सकते हैं, नियम कानून यही बता रहा है, कोर्ट में भी यही जजमेंट आ रही है, लेकिन ये हुए जा रहा है। तो ये एक मतलब ये एक संघर्ष का विषय है, एक लड़ाई का विषय है, और इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ। हम लोग सभी इसमें जुड़े हुए हैं और रोजमर्रा हम लोग इसमें एक मतलब एक जैसे कि एक मेडिकल सपोर्ट ग्रुप बनाया गया है। दिल्ली में तो कामगर है ही और कई शहरों में कामगर है, तो वो एक डॉक्टरों और नर्सेज और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समूह है। कोई भी केस आता है उसमें तो उसको किसी ना किसी तरीके से हम निपटते ही हैं, पीछे लग के कहीं ना कहीं तो उसका मतलब उसके लिए हम निकालते ही हैं, और उसको निकालने से फिर नियम भी ठीक हो जाता है। आप लोगों को हमारे यहाँ जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र था भानु प्रतापपुर का, उसमें पूरा बंद कर देते कुछ दिन के लिए वैसे। अब तो मतलब कतई ऐसा नहीं होना चाहिए लॉकडाउन 3 में, मतलब आपको इस पे जोर लगाना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं। हाँ मुझे लगता है कि मतलब इन चीजों को थोड़ा सा डॉक्यूमेंट करके अपन मिलके जन स्वास्थ्य अभियान या हम लोग साथ में अभियान चला सकते हैं। इनफैक्ट ऐसा हुआ था अभी पिछले हफ्ते ही, एक बिलासपुर में एक बच्चेदानी का ऑपरेशन एक महिला का होना था, वो बहुत सीरियस थी, और वहाँ का जो सिम्स हॉस्पिटल है वहाँ पे उन्होंने बिल्कुल, जबकि वो कोविड हॉस्पिटल भी नहीं है, लेकिन वो कर ही नहीं रहे थे कोई भी ऑपरेशन, सारे सर्जरी सस्पेंड कर दिए। फिर फाइनली वो जन स्वास्थ्य सहयोग गनियारी गए और वहां पे फिर अगले दिन ही उनका ऑपरेशन होना पड़ा, वो काफी इमरजेंसी था। पूछ रहे हैं कि उनका काम बच्चे साथ है, तो उस स्थिति में किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? सेम सावधानियां, और बच्चों का रिस्क कम है। और लेकिन मतलब अगर बहुत छोटे, इसमें 2-3 चीजें कहनी है। एक तो कि स्तनपान हमें रोकना नहीं है, चाहे कोई कोविड पॉजिटिव है चाहे है, तो स्तनपान रोकने की कोई नौबत नहीं बनती। सेम प्रिकॉशंस, मतलब माँ का और बच्चे के बीच का जो संबंध है विद द सेम प्रिकॉशंस। बच्चे का मतलब अगर छोटी उम्र का बच्चा है तो हम उसको मास्क नहीं पहनने के लिए कहते हैं, हम कहते भी नहीं है। तो 3 साल का बच्चा है वो बिना मास्क के घूमेगा, और बच्चों के हाथ धुला के रखना, ये सब। और ना ही हम, जैसे मैंने कहा था ना कि अगर एक परिवार में लोग बहुत इकट्ठा रह ही रहे हैं तो उनके बीच में मास्क और ये फिजिकल डिस्टेंस वगैरह का कोई मतलब नहीं निकलता। ये मान के चला जाता है कि भाई एक पॉजिटिव होगा तो सभी पॉजिटिव हो ही जाएंगे।
तो माँ और बच्चे के बीच के संबंध को भी हम कतई नहीं डिस्टर्ब करते, ना तोड़ते हैं। हम मान के चलते हैं कि यदि माँ में हुआ है तो माँ तो कम से कम सावधानियां बरतेगी, हाथ धोने का, मास्क पहनने का इत्यादि। लेकिन बच्चे पे हम कोई ऐसा जोर नहीं डालते हैं। बच्चा अगर पॉजिटिव होगा तो माँ हो ही जाएगी, ये मान के चलिए, कोई दिक्कत नहीं। किसी और को एक चीज मतलब मैं हम क्या कह रहे हैं कि हमको 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक तो है साइंस, एक है कॉमन सेंस, दूसरी मतलब, और तीसरी है इंसानियत। तो हमें इन तीनों चीजों का ध्यान रखते हुए चीजों को चलना है। अब हम साइंस के तौर पे हम कहें कि नहीं, हम हर बच्चे को उठा के कमरे में बंद कर देंगे और उसकी माँ को अलग कर देंगे, नहीं चलेगा। ये अच्छा साइंस भी ऐसा नहीं मानता है एक्चुअली। तो हम ये कहेंगे कि भाई मतलब ये मरे हुए शरीर को हम क्लेम नहीं करेंगे क्योंकि उसको कोविड-19 से मरा था। ये तो साइंस से भी गलत है और इंसानियत से तो गलत है ही, है ना। साइंस भी कहता है कि मरे हुए शरीर से तो किसी को कोई रिस्क नहीं है। आप बॉडी को गाड़ भी सकते हैं, आप बॉडी को अग्नि पे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गाइडलाइंस बता रही है, WHO बता रही है। फिर भी हम मतलब सड़क पे मृत शरीर को छोड़ के सब कोई मतलब ऐसे जा रहा है। क्या हो गया, हम पागल हो गए हैं, क्या हो गया है? तो इंसानियत भी बरकरार रहनी है। छूत अछूत वाले मामले, लोगों को दूर रखना, लोगों को बुरा बताना। लोगों को कोई पॉजिटिव हो गया तो लोग उसको मतलब बुरा बताने लग जाते हैं कि ये देखो इसने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा। भैया अब वो पॉजिटिव हो गया है ना, उसका ख्याल रखो, वो भी अपना ख्याल रखे और इन चीजों में मत घुसो। कोई भी हो सकता है, कल को मैं हो सकती हूँ, सुलक्षणा, कोई भी हम में से पॉजिटिव हो ही सकता है और होगा ही कभी ना कभी, इस साल नहीं तो अगले साल, क्योंकि ये बीमारी ऐसे फैलेगी, फैलती है। तो क्या हो गया? पर जो उसको टोकिए ना जो कि गलत कुछ कर रहा हो, उसको टोकिए भी। मतलब मैं टोक भी शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहती, उसको उसका साथ दीजिए, उसको राय दीजिए, उसको समझाइए क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ना कि भाई इसको बोलिए, ना कि इसको डांटिए। तो ये सभाएं जो हम, जैसे अभी की जो सभा हम कर रहे हैं ना, उसी टाइप की सभाएं हमारे समुदाय में होना बहुत जरूरी है। लोग समझें और समझते हुए खुद से ये सोचे कि हाँ, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए हम ये करने के लिए तैयार हैं। क्या बहुत ज्यादा कह रहा है कोई, है ना। हाथ धोइए जहां तक हो सके, मास्क पहनिए, दूरी बरतिए, अपनी जगहों को साफ रखिए। गंगा भाई, आप कुछ पूछना चाहेंगे क्या? वरना फिर अभी हम आगे कंक्लूडिंग स्टेटमेंट्स में नहीं है शायद। आपने वंदना, आपने एक जो भेदभाव के बारे में बात की, मैं एक्चुअली वो मेरा लास्ट एक आपसे प्रश्न था कि हम देख रहे हैं वो क्वारंटाइन में हो या आइसोलेशन, किसी को कोविड है, किसी के परिवार को है या किसी की संभावना है, तो बहुत सारा बाकी हमारे आसपास के पड़ोसियों से और बहुत सारा भेदभाव और लालचन उस तरह से महसूस हो रहा है। तो उसमें आप जो है कुछ बोलना चाहे, आपने अभी कुछ भेदभाव के बारे में बताया, लेकिन आपके लास्ट कुछ कमेंट्स उसके ऊपर, स्टिग्मा और मतलब बहुत कुछ खराब हो रहा है। जैसे कि लोग अपने जो मतलब किराए पे रह रहे हैं, किराएदारों को बाहर कर दे रहे हैं। क्या है ये? किस टाइप का तरीका? भाई जो वायरस है वो एक घर से मतलब दीवार फांद के या दीवार के अंदर से निकल के तो पड़ोसी में तो नहीं जा सकता है। तो आपकी दिक्कत क्या है? इसमें तो साइंस नहीं है और इंसानियत तो बिल्कुल ही नहीं है। तो ये सब बिल्कुल बकवास है और इसको मतलब तोड़ने का काम हम ही करेंगे, हम ही से हो सकेगा। तो हमको साइंस को लेके आगे बढ़ना है और इंसानियत को, साइंस से इंसानियत का बहुत नजदीकी का वास्ता है। ऐसी कोई चीज साइंस नहीं कहता जो इंसानियत के परे जाएगी, स्पष्ट तौर से। हमने HIV एड्स की जब बीमारी से लड़े थे, जूझे थे, तब भी ये बातें उभर के आती थी। और क्योंकि वो सेक्स से जुड़ता था तो और भी मतलब ज्यादा इस पे पीछे पड़ा जाता था कि भाई जरूर ये जो है इनकी ये कोई बहुत लोगों के साथ सोती हैं तो इनको हो गया होगा। तो अगर सोती भी हैं तो क्या हुआ, मतलब ये एक अलग मामला है। लेकिन अगर कोई बीमार है तो उसको हमको बीमार के तौर पे मदद करनी है, उस पे लांछन लगाने से क्या मतलब है। अपना प्रिकॉशन करिए, उनका प्रिकॉशन करिए, तभी चीजें ठीक रहेंगी। तो इसको तो हमें बाय डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब हमें दोनों चीजों का डेमोन्स्ट्रेशन करना है ना, कि एक तो बचाव में डेमोन्स्ट्रेशन करते रहें कि भाई हम अपना दायित्व समझ रहे हैं और निभा रहे हैं, और उसके साथ साथ हम ये बकवास चीजों को नहीं मानते और नहीं होने देंगे।
मुसलमानों के खिलाफ, है ना। तो अब मुसलमानों के खिलाफ मतलब मुसलमान लोगों ने अपना वो कैंसिल नहीं किया और उसमें जुड़े, वो उनकी गलती थी, उन्होंने गलत किया, लेकिन उसके चलते अब हर मुसलमान के पीछे क्या पड़ना, उससे क्या मतलब बना, इसमें कौन सा साइंस हो गया भाई। थोड़ा चीजों को मतलब एनालाइज करते हुए आगे बढ़ने की जरूरत है। तो चीजों को एकदम कि एक मददगार तौर से समाज में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल तरीकों से, साइंटिफिक तरीकों से इसको सोचें, ना कि दूसरों को गलत ठहराएं, दूसरों को बुरा बताएं और पूरी पूरी जातियों और समुदायों और धर्मों को मतलब एक बहाना ही है ये भेदभाव भी। जैसे मतलब अब हमें एक बहाना मिल रहा है हाथ धोने के लिए, तो भेदभाव करने का एक नया बहाना लोगों को मिल गया है, मुसलमानों की खिलाफत करने के लिए एक नया बहाना मिल गया है, गरीबों के को मतलब और दिक्कत में डालने के लिए एक नया बहाना मिल गया है। तो पॉलिटिक्स तो कहीं नहीं जाती हमारी, मतलब इसमें जो सत्ता के मामले हैं वो तो और उभर के आ रहे हैं बल्कि, और हावी हो भी रहे हैं। तो हमारी जो लड़ाई रही है वो तो बरकरार है, उसको एक नया आयाम ही मिला है कोविड-19 में, उसको एक नई तस्वीर ही मिली है हमको कोविड-19 में, और एक हमको मौका भी मिल रहा है क्योंकि ये तस्वीर ऐसी है ना कि इसको छुपा के रखना बहुत मुश्किल है। ये उभर तो रहा है, कम से कम बाहर निकल तो रहा है जोर शोर से, तो हमें भी जोर शोर से इसका सामना करते रहना पड़ेगा। जी एक गंगा भाई अभी वापस आए हैं क्या? दिखे थे फिर चले गए। हाँ गंगा भाई पूछिए। हाँ नहीं है वो तो इतने ज्यादा बता दी जो कि हमको जो जिसको जान भी नहीं रहे थे। बाकी देना है ये, क्योंकि हम बहुत कुछ गलतियां कर रहे थे हम आज की बात शायद मुझे लगता है काफी सीखने को मिला है, और कुछ अनजान से गलती भी हो रही थी हम लोगों से। तो बस धन्यवाद देना चाहेंगे बन्ना जी को, बाकी मुझे इस पे कुछ नहीं बोलना है जी। फाइनली आपको मतलब थोड़ा सा आशा का किरण दिखाइए हमें कि बाकी देशों में भी किस तरह से मतलब इस बीमारी पे मतलब कंट्रोल हुआ है नहीं हुआ है, और क्या हम मतलब क्योंकि बहुत सारा जो है मानसिक रूप से भी लोग बहुत परेशान हैं और लग रहा है कि ये मतलब दुनिया का अंत है या हमारी जिंदगी का अंत है। तो थोड़ा सा कुछ उसके बारे में फाइनली हमें कुछ मतलब बताइए। एक किसी सभा में किसी ने बोला भी कि मतलब ये मानव जाति का अंत समय आ गया है, लेकिन जब 80% लोग 100 में से 80 जब उभर के एकदम आराम से निकल रहे हैं, तो ये मानव जाति का तो कतई किसी भी तरीके का अंत नहीं है। हाँ, तो पहली बात तो ये है। हो गया लेकिन ये मतलब एक चैलेंज तो है ही, और पूरे दुनिया का, मतलब ये केवल भारत का नहीं है, हर देश इससे गुजर रहा है। तो एक स्ट्रगल तो है इसमें, मतलब एक चैलेंज और एक स्ट्रगल तो है, एक दिक्कत आन पड़ी है। अब वो दिक्कत आन पड़ी है तो उसको झेलना ही पड़ेगा ना, मतलब उससे हम कहीं जा नहीं सकते। तो पहली बात तो है कि जब हम एक दिक्कत को दिक्कत मान लेते हैं तो आधा हमारा डर खत्म हो जाता है कि भाई हम इस दिक्कत में हैं, लेकिन हमारा कुछ कंट्रोल है, हमारे हाथ में कुछ ताकत। इसलिए मैं ये 4 चीजों को दोहराती हूँ कि जब आप कुछ करने लगते हैं ना तो आपका डर आधा समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप अब इसमें आपने मान लिया कि हाँ हम एक तरीके की झंझट में हैं, लेकिन झंझट को डील करने के लिए हम भी हमारे हाथ में भी कुछ है, और हम कामयाब है और हम करेंगे, हम निकलेंगे, हम जुड़ेंगे। जैसे ही हम लड़ना मतलब जैसे हम जुड़ना शुरू हो जाते हैं ना, तो हमारा आधा डर जो है वो चला जाता है। दूसरी बार जुड़ने से क्या होती है कि हम अन्य लोगों के साथ भी जुड़ना शुरू हो जाते हैं, तो हमें उनका भी सहारा मिलता है, उनका भी साथ मिलता है। हाँ वो पॉजिटिव हुआ था, ठीक हो गया है, अब घर चला गया है। मतलब जब हम निकलते हैं इस मामले में, अगर अलग थलग बैठ के अपने दिमाग में कुछ चीजें चल रही हो, रात को मुझे भी बहुत डर लगता है, सुबह उठते हुए डर आधा फिर से चला जाता है। तो मेरा क्लिनिक शुरू हुआ ना अभी इस हफ्ते शुरू हुआ, तो मुझे बहुत डर लगा कि अरे मैं जाऊंगी मरीजों को मिलूंगी, फिर मुझे कोविड हो जाएगा। फिर मैंने अब बैठ के अपने आप को समझाया, हाँ हो जाएगा तो हो जाएगा, ठीक हो जाऊंगी। और नहीं हुई तो भैया मतलब बीमार होना और मरना तो हमारे सबका एक जीवन का हिस्सा है, कोई ना कोई तो मरता ही है, कोई ना कोई बीमार भी पड़ता है। तो मतलब इसको हमको उसी फिलॉसफी से लेना पड़ेगा। बाकी जो देशों में बहुत बुरा रहा एक समय, वो अब उससे उभर चुके हैं, अब वहां पे सामान्य जीवन शुरू हो गया है। तो विलायत में सामान्य जीवन एकदम शुरू हो गया है, इटली में सामान्य जीवन शुरू हो गया है, कई चीजों पे अभी कई जगहों में भी तेजी से है। दिल्ली में ऐसा लग रहा है कि ये धीमी गति हो गई है इसकी। तो एक चीज तो ऐसे लग भी रही है कि भारत में शायद इसकी गति भी धीमी है, और इसमें जो मतलब मौत बहुत
कम ही लोगों की, मतलब कम नंबर्स के हिसाब से नहीं, लेकिन प्रतिशत के तौर से कम ही लोगों की मौत हो रही है। तो इसमें मतलब जो है सो है, देखिए मैं इसको ना तो मैं नकारना चाहती हूँ, ना मैं इसको बढ़ाना चाहती हूँ। जो है सो है, उसमें थोड़ा सा समझ लीजिए, थोड़ा जान लीजिए, थोड़ा दूसरों का साथ ले लीजिए, आपका ढाढ़स अपने आप से ही बनना शुरू हो जाएगा। जब आप इस कश्मकश में रहेंगे ना, जद्दोजहद में रहेंगे कि कुछ भी नहीं है या बहुत कुछ है, तब आप बड़े मुश्किल में रहेंगे। क्योंकि एक दिन आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत ही डरावनी स्थिति है, एक दिन लगेगा कुछ भी नहीं, निकल जाओ। अपना एक बांध लीजिए, अपना चलन, अपनी जगह बांध लीजिए कि हाँ है भी, लेकिन उतना भी नहीं है। इसलिए हमको ऐसे अपनी जिंदगी को व्यतीत करना है, विद सम कंट्रोल, विद सम संयम, सम धीरज और एक दूसरे का साथ। तो थोड़ा सांस लीजिए चैन से, बीत रहा है, बीतेगा, हर कुछ बीतता है, ये भी बीतेगा। तो कोई इतना मतलब डरने घबराने की बात नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद वंदना। मैं लास्ट में मैं अभी प्रकाश गादिया जो ऑक्सफैम से हैं उनको रिक्वेस्ट करूंगी कि वोट ऑफ थैंक्स देने के लिए। उससे पहले मैं ये जो 4 चीजें जो बात हुई है उसको एक बार और दोहरा दे कि मास्क पहने और दूरी रखे, हाथ लगातार साबुन से धोए और परतों को साफ, सतहों को साफ रखें। हाँ, परतों को मैं भी भूल खासतौर जाती पे हूँ। जो जी सफाई और ध्यान रखें कि हम क्या चीज छू रहे हैं और लगातार अपना हाथ धोते रहें और कोशिश करें कि डायरेक्टली चीजों को, जैसे कई बार हमें स्विच, जैसे बाहर कहीं जा रहे हैं उस दौरान कहीं हैंडल पकड़ लिया, कहीं कुछ पकड़ लिया, तो थोड़ा ध्यान रखें। मैं लास्ट में एक हेल्पलाइन थोड़ा सा मैं खत्म करने से पहले और प्रकाश को उसको देने से पहले मैं जो हमारे यहाँ हेल्पलाइन है कोरोना संबंधित छत्तीसगढ़ में, और साथ में जो जिला का कंट्रोल रूम है, फिर महिला हिंसा के ऊपर भी जो हेल्पलाइन है और चाइल्ड लाइन है, ये चारों चीजों का मैं 1 मिनट के लिए वो करियो। Nilanjan, I'm not able to share the screen. They said host has disabled. Yeah. So मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है? और तब तक प्रकाश, मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप वोट ऑफ थैंक्स दे। थैंक यू। प्रकाश, are you there? Yes. वैसे धन्यवाद। ज्ञापन तो इतनी अच्छी चर्चा के बाद एक बहुत छोटा सा चीज होगा। सबसे पहले तो हम सब की तरफ से वंदना जी को इतने सरल शब्दों में, इतने संतुलित तरीके से इस महामारी के बारे में बताने के लिए बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत ही सरल और उपयोगी तरीके से ये बताने का प्रयास किया कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे अपने हाथ में है, जिससे हम लोग इससे मुकाबला कर सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे आसपास जो वातावरण है, जिस तरह से हम मीडिया में देखते हैं, खबरों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो तो एक डरावना है, डर दिखाता है, भय दिखाता है। पर उसके बीच हमारे अपने हाथ में क्या है और उसको हम लोग किस तरह से बहुत अच्छे तरह से, खास तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे समुदायों के साथ जो सीमांत है उसमें कैसे कर सकते हैं, उसको आपने बहुत खूबसूरत, बहुत सरल तरीके से बताया। उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने जहाँ पे मतलब जब अंतिम बात आप अपने रख रहे थे कि जहाँ पे हमको अपने अंदर हमेशा पॉजिटिविटी को बढ़ावा देना चाहिए, सकारात्मकता को बढ़ावा देना चाहिए, वो बिल्कुल बहुत पते की बात आप कर रहे थे। क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ शहरी क्षेत्रों में भी अपने आसपास देखते हैं कि किस तरह से लोग मतलब गलत जानकारी, रूमर्स और ये सब के बीच में रहते हैं और वो किस तरह से बहुत सारी परेशानियों को जन्म देता है। तो जो आपने जो अंत में सकारात्मक संदेश दिया, उस सकारात्मकता के साथ हमको इस महामारी से आगे निकलना है। क्योंकि हम जिस परिदृश्य में रह रहे हैं उसमें ये बातें तो हैं कि हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था की क्या स्थिति है, हमारे समुदायों में स्वास्थ्य, हाइजीन, सुरक्षा, ये सब के बारे में कितना जानकारी है, जागरूकता है।
वो तो एक स्थिति हमारे साथ लगी हुई है, पर यदि स्थिति आ जाती है जहाँ पे हमको बहुत फौरी तौर को परिवर्तित करना है, आपके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण है। और हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे बीच बीच में हमारे देश में जो इस तरह की स्थितियां आती हैं, चाहे वो बिहार के संदर्भ में देखें तो काला आजार हो जाए या जापानी इंसेफेलाइटिस आ जाए, और इस तरह की बीमारियां जो इस बात पे बार बार इंगित करती हैं कि बहुत सारे कारण ऐसे हैं जो शायद हम ठीक कर लें तो इनके प्रभाव बहुत हद तक हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। तो वो एक आयाम भी है इस तरह के महामारी में जो हमको बार बार याद दिलाता है। आपने जो अपनी सकारात्मक बातों की ओर ले जाने से पहले जो बात की, भेदभाव और असमानता का, शायद वो एक बहुत बड़ा आयाम है इस तरह के आपदा के समय। बहुत हद तक हम सबों को और सरकारों को भी ये ध्यान रखने की जरूरत है कि हमारा वो तबका जो शायद सामान्य समय में भी भेदभाव और असमानता के चलते बहुत सारे सुविधाओं को प्राप्त नहीं कर पाता है या बहुत सारे परेशानियों में रहता है, तो उनके दृष्टिकोण से देख के निर्णय लेना बहुत जरूरी होता है। चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात हो, पब्लिक हेल्थ सिस्टम की बात हो, शिक्षा की बात हो या आजीविका की बात हो। तो रोचक तरीके से और इतना एक के बाद एक प्रश्न आते रहे चैट बॉक्स में, मतलब बहुत इंगेजिंग रहा ये। और सबसे मेरे लिए जो टेक अवे है कि इस पूरे 1-1.5 घंटे के सेशन में हमने सिर्फ उन पे ही बात की जो हम कर सकते हैं। बिल्कुल इस कॉल को बंद करने के बाद अगले मिनट से वो बहुत सारी चीजें ऐसी हमने आज बात की जो हम कर सकते हैं। मतलब बातें तो बहुत हो सकती थी, पर हमने उन पे चर्चा की जो हम अगले मिनट से कर सकते हैं। तो आई थिंक वो मेरे लिए टेक अवे है कि हमारे लिए बहुत सारी बातें ऐसे मिली जिसको हम कर सकते हैं और वो हमारे लिए, हमारे आसपास के लिए बहुत सारा अंतर लाएंगे, जो कि आज का डिस्कशन का शीर्षक भी है, टाइटल भी है। हम अपने आप को और अपने समुदाय को कैसे इससे बचा सकते हैं। तो वंदना जी बहुत धन्यवाद, और आप तो हमेशा जुड़े रहती हैं। तो यदि हमारी और भी कोई परेशानियां होंगी, कुछ और सुझाव आपसे लेना होगा तो हम आपसे जुड़ते रहेंगे। PHRN के साथियों सुलक्षणा जी, नीलंजना जी, आपको भी बहुत धन्यवाद इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, और हम मिल के इससे बाहर निकलेंगे। बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद। और सभी अगर अपना वीडियो ऑन करना चाहेंगे तो लास्ट एक निकलने से पहले हम एक दूसरे को देख ले। कोरोना संबंधित कितना अच्छा लग रहा है सबकी शक्लों को देख के। अरे वाह, मजा आ गया। जी, हमारे साथ बहुत जिलों से जुड़े, बिलासपुर, जशपुर, सरगुजा, कोरिया, कांकेर, बलरामपुर, और हमारे उड़ीसा के भी कुछ साथी हैं यहाँ। अच्छा, हाँ, PHRN उड़ीसा से भी कुछ लोग। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे कभी भी कोई भी फोन कर सकता है, मेरा फोन नंबर सभी के पास रहता है। कभी कोई मतलब विशेष कोई सवाल उठे ना कि भाई इस स्थिति में क्या करें या क्या भी, तो सुलक्षणा, निरंजना के पास तो है ही मेरा कांटेक्ट। कभी भी आप ही के साथ हूँ, आप ही की साथी हूँ। जी बिल्कुल। और हम लोग हैं, और छत्तीसगढ़ में कोई भी कोई मुद्दा है, प्रश्न है, तो आप मेरे